आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉर्म नंबर्स और क्लोज नंबर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स में जो जो क्वेश्चन फॉर्म नंबर से रिलेटेड या क्लोज नंबर्स से रिलेटेड पूछे गए हैं उन सबको आज की वीडियो में कवर करेंगे और साथ में उनसे रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को भी हम कवर करने वाले हैं। तो ये सिर्फ पीए के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, एमटीएस या पोस्टमैन के एग्ज़ाम के लिए यहाँ से कुछ भी नहीं आएगा, तो वो इस वीडियो को ना देखें। अब पीए के एग्ज़ाम में फॉर्म नंबर या क्लोज नंबर वाले क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं और कई क्वेश्चन पेपर्स में 5 से लेकर 10 क्वेश्चन तक इस तरह के पूछे जाते हैं। तो बड़े अच्छे से आपने इस वीडियो को कवर कर लेना है, क्योंकि अगर आप इनको अच्छे से करोगे एग्ज़ाम में यहीं से फिर आपको फॉर्म नंबर या क्लोज नंबर वाले क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिल जाएंगे। अगर आपको एमटीएस पोस्टमैन या पीए की एग्ज़ाम की तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बुक चाहिए, क्वेश्चन बुक आप ले सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की बुक्स लेना चाहते हैं या थ्योरी वाली बुक लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में साइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हैं। और अगर हमारे साथ रेगुलर क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं 8627096166 के ऊपर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। और पर्यावरण को बचाने के लिए हमने एक छोटी सी जर्नी की शुरुआत की है, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने की। इस जर्नी में जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप साथ जुड़ेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगी इस जर्नी को बहुत आगे तक ले जाने की। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अबाउट फॉर्म नंबर्स एंड क्लोज नंबर्स। फॉर्म नंबर्स और क्लोज नंबर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न। विच वन इज करेक्ट? इनमें से कौन सा सही है? नॉमिनल, रोल और अटेंडेंस रजिस्टर। मोस्टली पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है। नॉमिनल रोल का फॉर्म नंबर क्या होता है या अटेंडेंस रजिस्टर का फॉर्म नंबर क्या होता है? तो नॉमिनल रोल जो है MS12 के ऊपर बनाया जाता है, अटेंडेंस रजिस्टर S37 के ऊपर बनाया जाता है, दोनों ही सही हैं। अब नॉमिनल रोल या अटेंडेंस रजिस्टर क्या होते हैं? नॉमिनल रोल की बात करें, नॉमिनल रोल इज अ रिकॉर्ड। नॉमिनल रोल क्या होता है? एक रिकॉर्ड होता है। किस चीज़ का रिकॉर्ड होता है? ऑफ पीएस एक्चुअली एट वर्क इन अ पोस्ट ऑफिस ऑन एनी गिवन डे। किसी भी दिए हुए दिन में पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले पीएस का रिकॉर्ड होता है, उसको नॉमिनल रोल कहा जाता है। इट इज़ मेंटेन्ड ऑन फॉर्म MS12, इसे MS12 प्रपत्र के ऊपर बनाया जाता है। नॉमिनल रोल शुड बी रिटन अप बाय द पोस्ट मास्टर व्हेनेवर चेंज आइदर टेम्परेरी और परमानेंट इज मेड टू द ड्यूटी ऑफ एनी मेंबर ऑफ क्लरिकल स्टाफ। अब नॉमिनल रोल को किसके द्वारा लिखा जाता है? नॉमिनल रोल पोस्ट मास्टर के द्वारा लिखा जाता है। और पोस्ट मास्टर नॉमिनल रोल को कब लिखता है? जब भी क्लरिकल स्टाफ के जो क्लरिकल का काम करते हैं, क्लरिकल स्टाफ के किसी भी मेंबर की ड्यूटी में कोई भी टेम्परेरी या परमानेंट चेंज होती है या परिवर्तन होता है, उस समय पोस्ट मास्टर द्वारा नॉमिनल रोल को लिखा जाएगा। नॉमिनल रोल ऑन सिमिलर लाइन्स में बी मेंटेन्ड फॉर पोस्टमैन एंड विलेज पोस्टमैन इन ऑफिस वेयर देयर स्ट्रेंथ इज मोर देन 25। फिर नॉमिनल रोल ऐसे कार्यालयों में विलेज पोस्टमैन और पोस्टमैन के लिए भी रखा जाता है जहां पर उनकी संख्या 25 से ज़्यादा होती है। तो जैसा नॉमिनल रोल पीए के रिकॉर्ड के लिए रखा जाता है, वैसा ही नॉमिनल रोल ऐसे कार्यालय में डाकियों और ग्राम डाकियों के लिए भी रखा जाएगा जहां पर उनकी संख्या 25 से ज़्यादा हो जाती है। तो यह आएगा नॉमिनल रोल कि नॉमिनल रोल एक रिकॉर्ड होता है। और किस चीज़ का रिकॉर्ड होता है? तो किसी भी दिन पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले पीएस का रिकॉर्ड होता है। MS12 फॉर्म के ऊपर इसको बनाया जाता है। जब भी क्लरिकल स्टाफ के किसी भी मेंबर की ड्यूटी में कोई टेम्परेरी या परमानेंट चेंज होती है तो पोस्ट मास्टर के द्वारा नॉमिनल रोल को लिखा जाएगा। और नॉमिनल रोल ऐसे कार्यालयों में पोस्टमैन और विलेज पोस्टमैन के लिए मेंटेन किया जाता है जहां पर उनकी संख्या 25 से ज़्यादा हो जाती है। फिर आगे बात करते हैं अटेंडेंस रजिस्टर की। हाजिरी रजिस्टर, एन अटेंडेंस रजिस्टर इन फॉर्म S37 विल बी मेंटेन्ड इन एवरी पोस्ट ऑफिस हैविंग मोर देन 1 असिस्टेंट। ऐसे कार्यालय जहां पर एक से ज़्यादा सहायक होते हैं,
ठीक है। ऐसा डाकघर जिसमें एक से ज़्यादा असिस्टेंट होते हैं, एक से ज़्यादा सहायक होते हैं, उन डाकघरों में फॉर्म S37 के ऊपर एक अटेंडेंस रजिस्टर का रखरखाव किया जाता है। In large offices, a separate attendance register may be maintained for each branch and for postman and group D staff। बड़े कार्यालय में, ठीक है, वहाँ पे क्या होते हैं, वहाँ पे स्टाफ भी बड़ा ज़्यादा होता है, तो बड़े कार्यालयों में सेपरेट अटेंडेंस रजिस्टर का रखरखाव किया जाता है प्रत्येक ब्रांच के लिए, डाकियों के लिए और ग्रुप डी स्टाफ के लिए। अ फ्यू मिनट्स आफ्टर द आवर फिक्स्ड फॉर द ओपनिंग ऑफ द ब्रांच और ऑफिस, द रजिस्टर विल बी एग्जामाइंड बाय द पोस्ट मास्टर और अदर ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द ब्रांच एज द केस मे बी एंड इनिशियल्ड बाय देम। जब ब्रांच खुलने का या कार्यालय खुलने का समय होता है, उस समय से कुछ मिनट पहले इस रजिस्टर की जांच पोस्ट मास्टर, उस समय के कुछ मिनटों के बाद पोस्ट मास्टर या कार्यालय के प्रभारी अधिकारी द्वारा या शाखा के प्रभारी अधिकारी द्वारा इस रजिस्टर की जांच की जाती है और वो इसके ऊपर हस्ताक्षर करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, in case of staff on split duty, attendance in a register will be marked twice। ऐसा स्टाफ जो स्प्लिट ड्यूटी पे है, विभाजित ड्यूटी पे, अब इसका क्या मतलब हो जाएगा, कुछ ऐसे कर्मचारी होते हैं, मान लीजिए सुबह के 10 बजे से लेके दोपहर के 1 बजे तक उनकी ड्यूटी है, फिर शाम को 4 बजे से लेके 8 बजे तक उनकी ड्यूटी है। तो इस तरह की जिनकी स्प्लिट ड्यूटी होती है उनको अटेंडेंस रजिस्टर में अपनी हाजिरी 2 बार दर्ज करनी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट, इफ एन ऑफिशियल अटेंड्स हिज ड्यूटी लेट ही शुड नोट द एक्चुअल टाइम इन द अटेंडेंस रजिस्टर। अगर कोई भी अधिकारी या ऑफिशियल कर्मचारी क्या करता है, ड्यूटी पर लेट आता है, तो उसे अटेंडेंस रजिस्टर में अपनी उपस्थिति का वास्तविक समय ज़रूर दर्ज करना चाहिए। तो ये ऐसा आएगा अटेंडेंस रजिस्टर के बारे में कि S37 के ऊपर इसे मेंटेन किया जाता है हर एक उस पोस्ट ऑफिस में जहां पर एक से ज़्यादा सहायक होते हैं। फिर बड़े कार्यालयों में अलग अलग अटेंडेंस रजिस्टर मेंटेन किए जाते हैं प्रत्येक ब्रांच में, डाकियों के लिए और ग्रुप डी स्टाफ के लिए। और जो समय निर्धारित होता है किसी भी ब्रांच या कार्यालय के खुलने का, उस समय के कुछ मिनटों के बाद कार्यालय के पोस्ट मास्टर द्वारा या ब्रांच के अदर ऑफिसर इंचार्ज के द्वारा इस अटेंडेंस रजिस्टर की जांच की जाती है और इसके ऊपर हस्ताक्षर किए जाते हैं। ऐसा स्टाफ जो स्प्लिट ड्यूटी पे है, विभाजित ड्यूटी पे है, उसे रजिस्टर में अपनी उपस्थिति को 2 बार दर्ज करना चाहिए। और अगर कोई ऑफिशियल या कर्मचारी ड्यूटी पर लेट आता है तो उसे अटेंडेंस रजिस्टर में अपनी उपस्थिति का वास्तविक समय ज़रूर दर्ज करना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं मंथली टाइम स्टेटमेंट के बारे में। मंथली टाइम स्टेटमेंट कौन से फॉर्म के ऊपर बनाई जाती है? इसे M8 फॉर्म के ऊपर बनाया जाता है। Monthly time statements must be prepared by terminal offices of mail lines on which time bills are used। मंथली टाइम स्टेटमेंट्स को किसके द्वारा तैयार किया जाता है? उन मेल लाइंस के टर्मिनल ऑफिसेस के द्वारा जहाँ पे टाइम बिल का यूज़ किया जाता है। जो मंथली टाइम स्टेटमेंट्स होती हैं किसके द्वारा इनको तैयार किया जाता है? मेल लाइंस, ठीक है, कोई मेल लाइन है जहाँ पे टाइम बिल्स का यूज़ किया जाता है, उन मेल लाइंस के टर्मिनल स्टेशन के द्वारा, टर्मिनल स्टेशन आप कह सकते हैं प्रारंभिक स्टेशन के द्वारा इनको तैयार किया जाता है। The entries in monthly time statement for each mail line should be filled in daily by mail clerk from the time bill। अब जो मंथली टाइम स्टेटमेंट होता है इसमें प्रविष्टियाँ की जाती हैं प्रत्येक मेल लाइन के लिए, वो कैसे की जाती हैं और कौन करता है? तो ये प्रविष्टियाँ टाइम बिल से की जाती हैं और किसके द्वारा की जाती हैं? मेल क्लर्क के द्वारा डेली की जाती हैं। एट द एंड ऑफ द मंथ द टाइम स्टेटमेंट्स शुड बी कंप्लीटेड। और महीने के एंड में टाइम स्टेटमेंट्स को कंप्लीट किया जाता है, इनको टोटल किया जाता है और आगे सुपरिटेंडेंट को फॉरवर्ड किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मंथली टाइम स्टेटमेंट की बात करें फॉर्म M8 के ऊपर इनको बनाया जाता है। कौन बनाता है, कहाँ पे बनती हैं? तो ऐसी मेल लाइंस जहाँ पे टाइम बिल्स का यूज़ होता है उन मेल लाइंस के टर्मिनल स्टेशन के द्वारा इनको तैयार किया जाता है। अब ये जो मंथली टाइम स्टेटमेंट होती हैं इनमें मेल लाइंस के जो मेल क्लर्क होते हैं उनके द्वारा डेली इनमें प्रविष्टियाँ की जाती हैं और कहाँ से की जाती हैं? टाइम बिल से की जाती हैं। और महीने के एंड में जब ये टाइम स्टेटमेंट्स कंप्लीट हो जाती हैं इनको टोटल किया जाएगा और सुपरिटेंडेंट को फॉरवर्ड कर दिया जाता है। बुक ऑफ इंफॉर्मेशन इज मेंटेन्ड ऑन विच फॉरम?
बुक ऑफ इंफॉर्मेशन या सूचना की पुस्तक का रखरखाव कौन से प्रपत्र पर किया जाता है? MS 104 के ऊपर इसको तैयार किया जाता है। ईच हेड ऑफिस एंड सब ऑफिस विल मेंटेन अ बुक ऑफ इंफॉर्मेशन। प्रत्येक प्रधान कार्यालय और उप कार्यालय के द्वारा बुक ऑफ इंफॉर्मेशन का रखरखाव किया जाता है। द बुक शुड बी केप्ट अप टू डेट एंड रिटेन्ड बाई पोस्ट मास्टर और सब पोस्ट मास्टर इन हिज पर्सनल कस्टडी। और ये जो बुक ऑफ इंफॉर्मेशन होती है इसको अप टू डेट रखना चाहिए और पोस्ट मास्टर या सब पोस्ट मास्टर इसे अपनी व्यक्तिगत अभिरक्षा में रखेंगे। तो बुक ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या हो जाएगी? बड़े ध्यान से इन चीज़ों को पढ़ना है। कहाँ पे मेंटेन की जाती है? प्रधान कार्यालयों और उप डाकघरों में इसका रखरखाव किया जाता है और MS 104 के ऊपर इसे बनाया जाता है। Perishable biological substances can be sent by letter post under the conditions mentioned in which of the following? नाशवान जैविक पदार्थों को निम्नलिखित में से किसमें उल्लिखित शर्तों के तहत पत्र डाक द्वारा भेजा जाता है? तो पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के क्लोज नंबर 133 के सब क्लोज 7 के अनुसार नाशवान जैविक पदार्थों को पत्र डाक के तहत डाक के माध्यम से भेजा जाएगा। बड़ी सी प्रिजर्वेशन पीरियड ऑफ अनसर्विसेबल बैग्स रजिस्टर, अनुपयोगी बैग रजिस्टर के लिए संरक्षण अवधि क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर डी आएगा। इनको ऐसे रजिस्टर 10 वर्ष की अवधि के लिए संभाल के रखे जाएंगे। Each circle bag office will maintain a register of unserviceable bags. प्रत्येक सर्किल बैग ऑफिस के द्वारा, अब सर्किल बैग क्या होते हैं, डिस्ट्रिक्ट बैग क्या होते हैं, यूनिट बैग ऑफिस या डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस क्या होते हैं, या सेंट्रल बैग ऑफिस क्या होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, हम बार बार पढ़ चुके हैं। तो प्रत्येक सर्किल बैग ऑफिस के द्वारा एक रजिस्टर का रखरखाव किया जाता है। कौन से रजिस्टर का? अनसर्विसेबल बैग्स के रजिस्टर का। इट विल शो द नंबर ऑफ बैग्स रिसीव्ड इन सर्किल बैग ऑफिस विच कैन नॉट बी रिपेयर्ड। अब ये इसमें क्या दर्शाया जाता है? इसमें ऐसे थैलों की संख्या को दर्शाया जाता है जो सर्किल बैग ऑफिस में प्राप्त होते हैं और जिनकी रिपेयर नहीं की जा सकती। तो अनसर्विसेबल बैग रजिस्टर में उन थैलों की संख्या को दर्शाया जाता है जो सर्किल बैग ऑफिस में प्राप्त होते हैं लेकिन उनकी रिपेयर नहीं की जा सकती और इसे 10 वर्षों की अवधि के लिए संभाल के रखा जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ मैनी पेजेस आर देयर इन SB 5A पासबुक? पोस्ट ऑफिस में 2 तरह की पासबुक्स होती हैं, एक SB 5A पासबुक और एक होती है SB 5 बुक। अब दोनों में क्या फ़र्क है? जो SB 5A बुक होती है इसमें सिर्फ 4 पेजेस होते हैं, ठीक है। SB 5 बुक की बात करें तो पासबुक्स आर यूज्ड फॉर SB, RD, MIS, SCSS, PPF, SSA। इट कंटेन्स 12 पेजेस प्लस कवर पेज। अगर हम बात करें SB 5 पासबुक्स की तो इनका यूज़ किन स्कीम्स के खातों के लिए किया जाता है? अगर कोई सेविंग का खाता खुला है, RD का, MIS का, SCSS का, PPF का या SSA का, तो इनके लिए SB 5 पासबुक्स का यूज़ किया जाता है। और दूसरी पासबुक की बात करें, SB 5A पासबुक्स आर यूज्ड फॉर TD, NSC, KVP। तो ये जो SB 5A पासबुक होती है इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है? TD अकाउंट के लिए, NSC या KVP अकाउंट्स के लिए। इट कंटेन्स 4 पेजेस एंड कवर पेज। और ये SB 5A पासबुक में 4 पेजेस होते हैं और साथ में कवर पेज होता है। अब SB 5 और SB 5A पासबुक्स में क्या फ़र्क है? SB 5 पासबुक में 12 पेजेस प्लस कवर पेज होगा। SB 5A पासबुक की बात करें 4 पेजेस और कवर पेज हैं। तो SB 5 पासबुक की बात करें, देखिए SB, RD, MIS, SCS, PPF, SSA, ये अकाउंट अगर आप ओपन करते हैं तो इसमें बहुत सारी एंट्रीज होती हैं, इसलिए इसमें ज़्यादा पेजेस होते हैं। TD, NSC या KVP लेते हैं तो सिर्फ एक एंट्री होती है, तो उसके लिए SB 5A पासबुक होती है। Which forum is annexed with the articles being exported through parcel post under the system of drawback on custom duty? ड्रॉबैक ऑन कस्टम ड्यूटी प्रणाली के अंतर्गत पार्सल पोस्ट द्वारा वस्तुओं का निर्यात करते समय कौन सा फॉर्म संलग्न किया जाता है? फॉर्म डी संलग्न किया जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। नेक्स्ट आते हैं, मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क इन द पोस्ट ऑफिस इज सबमिटेड बाय पोस्ट मास्टर फॉर अप्रूवल ऑफ डिविजनल हेड।
इंटेंडेड इन विच ऑफ दी फॉलोइंग फोरम्स, डाकघर में काम के वितरण का ज्ञापन डाकपाल द्वारा मंडल अध्यक्ष को अनुमोदन के लिए कौन से फोरम पर प्रस्तुत किया जाता है? तो इसे MS-11 के ऊपर प्रस्तुत किया जाता है, ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। अब मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क की बात करें, इन ऑफिस वेयर देयर आर वन और मोर असिस्टेंट्स, ऐसे कार्यालय जहां पर एक या एक से ज़्यादा सहायक होते हैं। पोस्ट मास्टर शुड सबमिट अ मेमोरेंडम ऑफ वर्क फॉर अप्रूवल टू सुपरिटेंडेंट, वहाँ अधीक्षक को अनुमोदन के लिए मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क सबमिट किया जाता है। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क क्या होता है? ऐसे कार्यालय जहाँ पर एक या एक से ज़्यादा सहायक होते हैं, वहाँ पर काम वितरण का ज्ञापन अप्रूवल के लिए अनुमोदन के लिए सुपरिटेंडेंट को पोस्ट मास्टर के द्वारा सबमिट किया जाता है। ये जो मेमोरेंडम होता है इसमें क्या शामिल होता है? दिस मेमोरेंडम विल कंटेन द डेजिग्नेशंस ऑफ द ऑफिशियल्स एम्प्लॉयड इन ईच ब्रांच ऑफ हिज ऑफिस, पोस्ट मास्टर के कार्यालय की प्रत्येक शाखा में जितने भी कर्मचारी कार्यरत होते हैं उनके डेजिग्नेशन इस मेमोरेंडम में शामिल होते हैं। द आवर्स ऑफ देयर अटेंडेंस, उनकी उपस्थिति के घंटे इसमें शामिल होते हैं। एंड द ड्यूटीज असाइंड टू देम, और उन्हें क्या काम सौंपा गया है, ये सारी चीज़ें इस मेमोरेंडम में शामिल होती हैं। तो मेमोरेंडम जो पोस्ट मास्टर के द्वारा तैयार किया जाता है उसमें क्या शामिल होता है? पोस्ट मास्टर के कार्यालय की प्रत्येक ब्रांच में जितने भी ऑफिशियल्स होते हैं उनके डेजिग्नेशन, फिर उनकी उपस्थिति के घंटे और उनको क्या काम सौंपा गया है, ये सारी चीज़ें इस मेमोरेंडम में शामिल होती हैं। इन केस ऑफ फर्स्ट क्लास पोस्ट ऑफिस, द पोस्ट मास्टर हिमसेल्फ विल अप्रूव मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, प्रथम श्रेणी के डाकघर के मामले में पोस्ट मास्टर स्वयं भी मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क को अप्रूव कर सकता है। नो चेंज शुड बी मेड इन द मेमोरेंडम विदाउट अप्रूवल ऑफ द सुपरिटेंडेंट और फर्स्ट क्लास पोस्ट मास्टर एज द केस में भी। जो सुपरिटेंडेंट या फर्स्ट क्लास पोस्ट मास्टर मेमोरेंडम को अप्रूव करता है उसी के अनुमति के बिना आप इस मेमोरेंडम में कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। तो मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क के बारे में मोस्टली क्वेश्चन पेपर्स में क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। व्हाट इज द प्रिजर्वेशन पीरियड ऑफ द इनवॉइसेस ऑफ द आर्टिकल्स रिसीव्ड फ्रॉम द स्टॉक डिपो, स्टॉक डिपो से प्राप्त वस्तुओं के बीजकों की परिरक्षण अवधि क्या है? ठीक है, जो स्टॉक डिपो से आर्टिकल प्राप्त होते हैं उनके इनवॉइसेस को संभाल के रखने की अवधि क्या है? तो इनको 3 साल के लिए संभाल के रखा जाता है। एसओ डेली अकाउंट इज प्रिपेयर्ड इन विच फॉरम, एसओ डेली अकाउंट कौन से प्रपत्र पर तैयार किया जाता है? तो इसे ACG 22 के ऊपर तैयार किया जाता है, डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। ट्रेजरी पासबुक is maintained by sub office situated at a treasury, sub treasury station or having transaction with bank in which forum, कोषागार पासबुक कोषागार या उप कोषागार स्टेशन पर स्थित या बैंक के साथ लेन देन करने वाले उप डाकघर द्वारा कौन से प्रपत्र पर तैयार की जाती है? तो सबसे पहले ट्रेजरी पासबुक का रख रखाव कौन करता है ये चीज़ का पता होना चाहिए। ट्रेजरी पासबुक सब ऑफिस में रखी जाती है। क्या हर सब ऑफिस में रखी जाती है? नहीं, ऐसे सब ऑफिस जो ट्रेजरी या सब ट्रेजरी स्टेशन पर स्थित होते हैं या फिर क्या करते हैं बैंक के साथ लेन देन करते हैं, उन सब ऑफिस के द्वारा ट्रेजरी पासबुक का रख रखाव किया जाता है। और ट्रेजरी पासबुक की बात करें ACG 8 के ऊपर इसका रख रखाव किया जाता है। कौन से प्रपत्र पर बनती है? ACG 8 फॉर्म के ऊपर इसको बनाया जाता है। नेक्स्ट आते हैं, बुक ऑफ इंफॉर्मेशन इज मेंटेन्ड इन विच फॉर्म, सूचना की पुस्तक के लिए हमने कर लिया MS 104 के ऊपर इसका रखरखाव किया जाता है। चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन, इनमें से गलत विकल्प को चुने। इन ऑफिसेज वेयर देयर आर वन और मोर क्लर्क्स, the postmaster should submit memorandum of distribution of work in form MS-11 to superintendent for approval। ऐसे कार्यालय जहाँ पर एक या एक से ज़्यादा क्लर्क होते हैं वहाँ पर पोस्ट मास्टर द्वारा अप्रूवल के लिए मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क फॉर्म MS-11 के ऊपर सुपरिटेंडेंट को सबमिट किया जाता है। अ नॉमिनल रोल ऑफ द क्लरिकल स्टाफ वी मेंटेन इन फॉर्म ऑफ MS-12 के रूप में लिपिकीय कर्मचारियों
डाकियों की एक नाम मात्र की नामावली रखी जाएगी। ठीक है, तो नॉमिनल रोल कौन से फोरम के ऊपर बनाया जाता है? एमएसडब्ल्यू के ऊपर बनाया जाता है। किसके लिए बनाया जाता है? क्लरिकल स्टाफ के लिए, जब भी इनकी ड्यूटी में कोई टेम्परेरी या परमानेंट चेंज होती है। A nominal role of the postman and village postman may also be maintained where their strength is less than 25। ये गलत हो जाएगा। हमने नॉमिनल रोल के बारे में पढ़ा कि नॉमिनल रोल ऐसे कार्यालयों में भी रखा जाएगा जहाँ पर उस कार्यालय के साथ जुड़े हुए डाकियों या ग्राम डाकियों की संख्या 25 से ज़्यादा हो, ना कि कम हो। तो ये गलत हो जाएगा। विलेज सॉर्टिंग लिस्ट इन फॉर्म M52। विलेज सॉर्टिंग लिस्ट कौन से प्रपत्र पर तैयार की जाती है? M52 के ऊपर तैयार की जाती है। एंड सप्लाइड टू ईच ऑफिस बाय द सब डिविजनल इंस्पेक्टर। और प्रत्येक कार्यालय को जिसके साथ विलेज पोस्टमैन जुड़े होते हैं उसको आपूर्ति की जाती है। और कौन करता है? सब डिविजनल हेड यानी कि इंस्पेक्टर पोस्ट के द्वारा की जाती है। विलेज सॉर्टिंग लिस्ट की आपूर्ति कौन करता है? सब डिविजनल हेड करता है। आगे चलते हैं, विलेज सॉर्टिंग लिस्ट की बात करते हैं। तो विलेज सॉर्टिंग लिस्ट क्या होती है? A village sorting list in prescribed form M52 will be prepared and supplied to each office by the sub-divisional inspector direct to which village postmen are attached। village sorting list कौन से प्रपत्र पर तैयार की जाती है? तो इसे M52 प्रपत्र के ऊपर तैयार किया जाता है। क्या कौन तैयार करता है? सब डिविजनल हेड या सब डिविजनल इंस्पेक्टर के द्वारा इसको तैयार किया जाता है। और तैयार करके हर एक उस कार्यालय को इसकी आपूर्ति की जाती है जिस कार्यालय के साथ विलेज पोस्टमैन या ग्राम डाकिये जुड़े होते हैं। It shows in alphabetical order the list of villages in the beat of each village postman of the office। अब ये जो विलेज सॉर्टिंग लिस्ट होती है इसमें क्या होता है? इसमें कार्यालय के प्रत्येक ग्राम डाकिये की गश्त में आने वाले गांवों की सूची होती है। और कैसी होती है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होती है। The list should be hung up in post office near the sub account assistant's table। इस सूची को डाकघर में उपलेखा सहायक की मेज के पास टांगा जाता है। The postmaster should examine once in a month the village sorting list। और पोस्ट मास्टर द्वारा विलेज सॉर्टिंग लिस्ट को महीने में एक बार अवश्य जांचा जाना चाहिए। The head sorting assistant in which forum required to submit a daily report to superintendent through record officer। प्रधान छंटाई सहायक किस प्रपत्र में अभिलेख अधिकारी के माध्यम से अधीक्षक को दैनिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है? तो इसका करेक्ट आंसर सी आएगा, MS83 के ऊपर करता है। तो हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट क्या करता है? एक डेली रिपोर्ट सुपरिटेंडेंट को सबमिट करता है। कैसे सबमिट करता है? रिकॉर्ड ऑफिसर के माध्यम से सबमिट करता है। और ये जो डेली रिपोर्ट होती है कौन से प्रपत्र के ऊपर बनाई जाती है? MS83 के ऊपर बनाई जाती है। द हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट इज रिक्वायर्ड टू सबमिट टू सुपरिटेंडेंट और द सुपरिटेंडेंट सॉर्टिंग एज द केस में बी थ्रू द रिकॉर्ड ऑफिसर अ डेली रिपोर्ट इन विच द irregularities observed by him or reported to him by other sorting assistants of the set must be brought to notice। अब ये जो डेली रिपोर्ट होती है क्या चीज़ होती है? प्रधान छंटाई सहायक के द्वारा रिकॉर्ड ऑफिसर के माध्यम से सुपरिटेंडेंट को एक डेली रिपोर्ट सबमिट की जाती है। इस डेली रिपोर्ट में क्या रहता है? इरेगुलरिटीज़ रहती हैं। जो भी इरेगुलरिटीज़ या अनियमितताएं प्रधान छंटाई सहायक देखता है या सेट के अन्य सॉर्टिंग असिस्टेंट्स के द्वारा जो अनियमितताएं हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट को बताई जाती हैं वो सारी इरेगुलरिटीज़ को डेली रिपोर्ट में दर्ज करके सुपरिटेंडेंट को भेजा जाता है। द डेली रिपोर्ट शुड बी रिटन बाय द हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट फ्रॉम द रफ नोटबुक्स ऑफ द सेट। अब ये जो डेली रिपोर्ट होती है इसको हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट द्वारा कहाँ से लिखा जाता है? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। सेट्स की रफ नोटबुक से लिखा जाता है। डिस्पैच नोट फॉर ईच पार्सल इज प्रिपेयर्ड ऑन विच फॉरम। प्रत्येक पार्सल के लिए डिस्पैच नोट कौन से प्रपत्र पर तैयार किया जाता है? तो इसे फॉर्म CP2 के ऊपर तैयार किया जाता है। ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। ईच फॉरेन पार्सल मस्ट बी अकम्पनीड बाई अ डिस्पैच नोट इन फॉर्म CP2 एंड कस्टम्स डिक्लेरेशन इन फॉर्म CP3। प्रत्येक विदेशी पार्सल के साथ फॉर्म CP2 में डिस्पैच नोट और फॉर्म CP
CP3 में सीमा शुल्क घोषणा संलग्न होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें आपने ये ध्यान रखना, प्रत्येक पार्सल के साथ एक डिस्पैच नोट होता है फॉर्म CP2 के ऊपर जिसे तैयार किया जाता है और कस्टम डिक्लेरेशन CP3 के ऊपर तैयार करके भेजी जाती है। सजेशन एंड कंप्लेंट बुक कौन से फोरम के ऊपर बनाई जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, MS94 के ऊपर इसका रखरखाव किया जाता है। सजेशन और कंप्लेंट बुक कौन से फोरम के ऊपर बनाई जाती है? MS94 के ऊपर इसको तैयार किया जाता है। और अगर हम बात करें कौन से डाक घर में इसको मेंटेन किया जाता है, करेक्ट आंसर डी आएगा। इसे प्रधान डाकघर, उप डाकघर, नाइट पोस्ट ऑफिस, सभी डाकघरों में यानी कि हेड ऑफिस, सब ऑफिस और ब्रांच ऑफिस सभी डाकघरों में इसका रखरखाव किया जाता है। What is the preservation period of nominal roll? नॉमिनल रोल के बारे में हम कर चुके हैं और नॉमिनल रोल की प्रिजर्वेशन पीरियड की बात करें, इसको किस अवधि के लिए संभाल के रखा जाता है? तो एक परमानेंट रिकॉर्ड है, स्थायी रिकॉर्ड है, यानी कि इसको हमेशा संभाल के ही रखा जाएगा। फिजिकल KYC फॉर्म्स रिसीव्ड बाई CPC CVS इज टू बी प्रिजर्व्ड फॉर। CPC CVS द्वारा प्राप्त भौतिक KYC फॉर्म को किस अवधि के लिए संरक्षित करके रखा जाएगा? 1 वर्ष की अवधि के लिए इनको संभाल के रखा जाता है। What is the period of preservation of an order book of a mail office and a section? एक मेल कार्यालय अनुभाग की ऑर्डर बुक के संरक्षण की अवधि क्या है? ठीक है, किसी भी मेल ऑफिस या अनुभाग की ऑर्डर बुक को कितने समय तक संभाल के रखा जाता है? 3 वर्षों की अवधि तक इनको संभाल के रखा जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। Conditions for free redirection are prescribed in which clause of Post Office Guide Part 1? Post Office Guide Part 1 के किस क्लोज में फ्री रिडायरेक्शन के बारे में शर्तें दी हुई हैं? बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में पूछा गया क्लोज नंबर 69 में। पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 का क्लोज नंबर 69 किस चीज से रिलेटेड है? कंडीशंस फॉर फ्री रिडायरेक्शन की किसी भी आर्टिकल का मुफ्त पुनर्निर्देशन क्या जाना है, तो उसके लिए क्या कंडीशंस हैं, क्या शर्तें हैं? द पीरियड ऑफ प्रिजर्वेशन फॉर स्टॉक बुक ऑफ अ पोस्ट ऑफिस इज। डाक घर की स्टॉक बुक के संरक्षण की अवधि क्या है? तो 10 वर्ष तक इसे संभाल के रखा जाएगा, लेकिन 10 वर्ष कब से गिने जाएंगे? आफ्टर द ईयर इन विच इट इज रिप्लेस्ड बाय अ फ्रेश स्टॉक बुक, जब इसे नई स्टॉक बुक के साथ रिप्लेस किया जाता है उसके 10 वर्ष बाद तक इसको संभाल के रखा जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। इन विच फॉर्म अटेंडेंस रजिस्टर विल बी मेंटेन्ड, उपस्थिति रजिस्टर का रखरखाव कौन से प्रपत्र पर किया जाता है? हम कर चुके हैं S37 के ऊपर इसका रखरखाव किया जाएगा। और नॉमिनल रोल के लिए हमने कर लिया, एक परमानेंट रिकॉर्ड होता है तो उसको संभाल के रखा जाएगा। आगे चलते हैं, पोस्ट मास्टर ऑर्डर बुक मेंटेन इन। पोस्ट मास्टर आदेश पुस्तिका का रखरखाव कौन से फॉर्म कर किया जाता है? तो ये जो पोस्ट मास्टर ऑर्डर बुक होती है कौन से फॉर्म के ऊपर बनाई जाती है? MS1 के ऊपर इसको बनाया जाता है। और इसका रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? ऑल हेड ऑफिस के द्वारा, सभी प्रधान कार्यालयों के द्वारा इसका रखरखाव किया जाता है। इन दिस पोस्ट ऑफिस एरर बुक्स आर यूज्ड एट द प्लेस ऑफ पोस्ट मास्टर्स ऑर्डर बुक। उप डाक घरों में पोस्ट मास्टर की ऑर्डर बुक के स्थान पर किस चीज़ का यूज़ किया जाता है? एरर बुक का, त्रुटि पुस्तिका का यूज़ किया जाता है। तो अगर हम बात करें पोस्ट मास्टर ऑर्डर बुक की MS1 फॉर्म के ऊपर इसका रखरखाव किया जाएगा और कहाँ पे मेंटेन की जाती है? ऑल हेड ऑफिस, सभी प्रधान डाक घरों में इसका रखरखाव किया जाता है। अब अगर बात करें सब पोस्ट ऑफिस की, सब पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर ऑर्डर बुक की जगह पे एरर बुक्स का यूज़ किया जाता है। यूनिफॉर्म कॉमन CVS पासबुक बिंग यूज्ड फॉर NSC और KVP एंड TD। NSC, KVP या TD के लिए कौन सी पासबुक्स का यूज़ किया जाता है? SB5A पासबुक्स का यूज़ किया जाता है। तो जैसे हमने ऊपर पढ़ा, क्यों इनका यूज़ किया जाता है? क्योंकि इनमें सिर्फ 4 पेजेस होते हैं और सिर्फ एक ही एंट्री होनी होती है, तो इसके लिए छोटी पासबुक का यूज़ किया जाता है।
नॉमिनल रोल ऑफ द क्लरिकल स्टाफ टू सर्व एज अ रिकॉर्ड ऑफ द क्लर्क्स एक्चुअली एट वर्क ऑन एनी गिवन डे इज मेंटेन्ड इन। किसी भी दिन काम पर वास्तव में क्लर्कों के रिकॉर्ड के रूप में काम करने के लिए लिपिक कर्मचारियों के नाममात्र रोल को कौन से प्रपत्र पर तैयार किया जाता है। तो नॉमिनल रोल क्या होता है, कार्यालय में किसी भी दिन काम करने वाले या वास्तव में काम करने वाले पीएस के काम का रिकॉर्ड होता है। कौन से फॉर्म के ऊपर, MS-12 फॉर्म के ऊपर इसका रखरखाव किया जाता है। Village sorting list is prepared and supplied by sub-divisional inspector in forum। ग्राम छंटाई सूची कौन तैयार करके, ठीक है, विलेज सॉर्टिंग लिस्ट जो है इसको तैयार किया जाता है और सब डिविजनल इंस्पेक्टर के द्वारा उसकी आपूर्ति की जाती है। क्वेश्चन में पूछा गया कि विलेज सॉर्टिंग लिस्ट कौन से फॉर्म के ऊपर बनाई जाती है, M52 के ऊपर इसको तैयार किया जाता है। रूल नंबर 5 ऑफ पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 पार्ट 3 डील्स विद। पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 पार्ट 3 का नियम नंबर 5 किससे जुड़ा हुआ है। अब देखेंगे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आपको याद कर लेने हैं, क्योंकि ये चीज़ें वो चीज़ें होती हैं अगर एग्जाम में आ गई तो ये मेरिट डिसाइड कर देते हैं, क्योंकि ये सबको नहीं आएंगे। अगर आपने बहुत अच्छे से प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स किए हैं, रूल नंबर पढ़े हैं, तो फिर आराम से आप कहीं ना कहीं मेरिट में आगे निकलते हैं। तो पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 पार्ट 3 का रूल नंबर 5 किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, इनएडमिसिबल वाउचर्स से जुड़ा हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ पे अननेसेसरी रिमिटांसेस ऑफ कैश, नकदी का अनावश्यक प्रेषण, रूल नंबर 6। शॉर्ट रिसिप्ट ऑफ वाउचर्स बाय अकाउंट ऑफिस, अकाउंट ऑफिस या लेखा कार्यालय में कम वाउचर प्राप्त होना, रूल नंबर 4। लिमिट्स ऑफ रिमिटांसेस बाय वेरियस मोड्स ऑफ कन्वेंस, प्रेषण के विभिन्न माध्यमों से रिमिटांस या धन प्रेषण की सीमाएं, रूल नंबर 9 में, कि कोई भी कर्मचारी है, कोई भी GDS है, या बस के माध्यम से या ट्रेन के माध्यम से, आर्मी एस्कॉर्ट में, ठीक है। तो इस तरह से अगर डाक के माध्यम से आप धन भेजते हैं, पैसे भेजते हैं, तो अलग अलग लिमिट्स हैं, सबकी क्या लिमिट्स रहती हैं, रूल नंबर 9 में दिया हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास बी आएगा। रूल नंबर 5 इनएडमिसिबल वाउचर्स के बारे में है। रूल नंबर 11 ऑफ पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 पार्ट 3 डील्स विद। पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 भाग 3 का नियम नंबर 11 किस चीज़ से जुड़ा हुआ है। तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आएगा, प्रोविजंस ऑफ फंड्स फॉर सब ऑफिसेज, उप कार्यालयों के लिए निधियों का प्रावधान। प्रोविजन ऑफ फंड्स फॉर सब ऑफिसेज, कि उप डाक घरों को अगर निधि चाहिए, उनको धन चाहिए, तो कैसे उनको उस धन की आपूर्ति की जाएगी। फिर आगे चलते हैं, डिस्पोजल ऑफ सरप्लस फंड्स एट सब ऑफिसेज, उप कार्यालयों के अधिशेष नकदी का निपटान कैसे किया जाता है, उसके लिए रूल नंबर 12 है। मैनर ऑफ एक्सचेंजेस रिमिटांसेस बिटवीन सब ऑफिसेज, उप कार्यालयों के बीच धन का आदान प्रदान कैसे होता है, रूल नंबर 16 में। कौन सा रूल नंबर 16, वॉल्यूम 6 पार्ट 3 का रूल नंबर 16। अननेसेसरी रिमिटांसेस ऑफ कैश, नकदी का अनावश्यक प्रेषण, रूल नंबर 6 में इसके बारे में दिया। और रूल नंबर 11 किस चीज़ से रिलेटेड है, प्रोविजन ऑफ फंड्स फॉर सब ऑफिसेज, कि किसी भी उप कार्यालय को अगर नकदी की आवश्यकता है तो उस उप कार्यालय को नकदी कैसे उपलब्ध करवाई जाएगी। चैप्टर नंबर 6 ऑफ पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 रिलेट्स टू। पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 का चैप्टर नंबर 6 किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, मेलमैन एंड बैन अटेंडेंट से जुड़ा हुआ है। तो इसके 8 चैप्टर हैं। सबसे पहला चैप्टर कौन सा है, मिसलीनियस रूल्स का। तो वॉल्यूम 7 की बात करें, वॉल्यूम 7 का चैप्टर नंबर 1 मिसलीनियस रूल्स के बारे में, विविध नियमावली। फिर दूसरे चैप्टर की बात करें, जर्नल रूल्स फॉर ट्रांजिट सेक्शंस एंड मेल ऑफिसेज, परिवहन अनुभागों और डाक कार्यालयों के लिए सामान्य नियम। तीसरा चैप्टर है सॉर्टिंग मेल ऑफिसेज के बारे में। चौथा चैप्टर है ट्रांजिट सेक्शन और ट्रांजिट मेल ऑफिसेज के बारे में। पांचवा चैप्टर है रिकॉर्ड ऑफिसेज के बारे में। चैप्टर नंबर 6 है मेलमैन और बैन अटेंडेंट्स के बारे में, जो क्वेश्चन में पूछा है। फिर चैप्टर नंबर 7 है डाक संचालन के बारे में। और चैप्टर नंबर 8 है बैग अकाउंटिंग या फिर बैग लेखांकन के बारे में। रूल नंबर 2 ऑफ चैप्टर 1 पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 रिलेट्स टू। पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 का जो चैप्टर नंबर 1 है उसका रूल नंबर 2 किस चीज़ से जुड़ा हुआ है,
पोस्टिंग ऑफ प्रीपेड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स इन ट्रेन्स एंड मेल ऑफिसेस, ट्रेनों या डाक कार्यालयों में प्रीपेड अपंजीकृत वस्तुओं की पोस्टिंग करना। चैप्टर 1 ऑफ पार्ट 1 ऑफ फॉरेन पोस्ट मैनुअल रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, फॉरेन पोस्ट मैनुअल के पार्ट नंबर 1 का चैप्टर नंबर 1 किस चीज़ से जुड़ा हुआ है? जर्नल प्रिंसिपल से जुड़ा हुआ है। आउटवर्ड सरफेस मेल चैप्टर नंबर 2 में, इनवर्ड सरफेस मेल चैप्टर नंबर 3 में। अगर चैप्टर नंबर 4 की बात करें, क्लोज्ड सरफेस मेल इन ट्रांजिट चैप्टर नंबर 5, आउटवर्ड एयर मेल्स चैप्टर नंबर 7 है, क्लोज्ड एयर मेल्स इन ट्रांजिट चैप्टर नंबर 8, नेवल मेल्स और चैप्टर नंबर 9 बैग्स के बारे में। तो यह फॉरेन पोस्ट मैनुअल के बारे में। Which clause of post office guide part 1 governing particulars to be furnished for method of addressing, पोस्ट ऑफिस गाइड भाग 1 के किस क्लोज में मेथड ऑफ एड्रेसिंग के बारे में या पता लिखने की विधि के बारे में दिया हुआ है? क्लोज नंबर 26 में। Which section of post office guide part 2 dealing with conditions relating to various classes of letter post items, पोस्ट ऑफिस गाइड की धारा 2 क्या पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 में कि कहाँ पे लेटर पोस्ट आइटम्स की विभिन्न श्रेणियों के बारे में कंडीशंस दी हुई हैं? तो इसमें करेक्ट आंसर क्या आएगा? सेक्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। सेक्शन नंबर 1 किस चीज़ से रिलेटेड है? ठीक है, तो सेक्शन नंबर 1 जर्नल से रिलेटेड है। फिर सेक्शन नंबर 2 की बात करें, जर्नल रेगुलेशंस एप्लीकेबल इन लेटर पोस्ट, पत्र डाक में लागू सामान्य विनियम। सेक्शन नंबर 4 की बात करें, कंडीशंस रिलेटिंग टू वेरियस स्पेशल सर्विसेज इन लेटर पोस्ट, पत्र डाक के विभिन्न विशेष सेवाओं से संबंधित शर्तों के बारे में। एयरली विलेज रिटर्न MS-88 needs to be maintained every year by all post offices for first 14 days। सभी डाक घरों को हर साल कौन से माह के पहले 14 दिनों के लिए वार्षिक ग्राम विवरणी को बनाकर रखने की आवश्यकता होती है? फरवरी माह के पहले 14 दिनों के लिए। और एयरली विलेज रिटर्न की बात करें, कौन से फोरम के ऊपर बनाई जाती है? MS-88 के ऊपर इसको तैयार किया जाता है। The preservation period of work papers of a mail office and a section is, डाक कार्यालय अनुभाग के कार्यपत्रों के प्रिजर्वेशन पीरियड की बात करें तो इनको 18 महीनों तक संभाल के रखा जाता है। बुक ऑफ रिसिप्ट्स फॉर इंटीमेशंस एंड नोटिस डिलीवर्ड इज मेंटेन्ड इन विच फोरम, सूचना और वितरित की गई प्राप्तियों की बही प्रपत्र कौन से फोरम के ऊपर बनाई जाती है? बुक ऑफ रिसिप्ट्स फॉर इंटीमेशंस एंड नोटिस डिलीवर्ड, ऐसे आर्टिकल जिनके संबंध में कोई भी इंटीमेशन या नोटिस का वितरण किया जाता है, उसके लिए एक बुक ऑफ रिसिप्ट्स रखी जाती है, रसीदों की एक पुस्तक रखी जाती है। और कौन से प्रपत्र पर? RP 53 के ऊपर इसका रख रखाव किया जाता है। एसओ डेली अकाउंट इज आल्सो नोन एज, एसओ डेली अकाउंट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ACG 22 के नाम से जाना जाता है। तो एसओ डेली अकाउंट कौन से फोरम के ऊपर बनाया जाता है? ACG 22 के ऊपर बनाया जाता है। प्रिजर्वेशन पीरियड ऑफ वर्क पेपर्स ऑफ RMS ऑफिसेज एंड सेक्शंस इज, RMS कार्यालय और अनुभागों के कार्यपत्रों की परिरक्षण अवधि क्या है? तो हमने अभी ऊपर क्वेश्चन किया, इनको 18 महीनों तक संभाल के रखा जाएगा। पार्सल बिल इज प्रिपेयर्ड इन दी फोरम, पार्सल बिल कौन से प्रपत्र के ऊपर तैयार किया जाता है? CP 11 के ऊपर तैयार किया जाता है। द पार्सल बिल इज अ डॉक्यूमेंट ऑन विच द पर्टिकुलर्स ऑफ द कंटेंट्स ऑफ अ डिस्पैच आर इंडिकेटेड, पार्सल बिल एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसमें प्रेषण की जाने वाली सामग्री के विवरण दर्शाए जाते हैं। प्रिजर्वेशन पीरियड ऑफ पोस्ट मास्टर्स ऑर्डर बुक, हमने ऊपर पढ़ा पोस्ट मास्टर ऑर्डर बुक प्रधान कार्यालयों में रखी जाती है, उप कार्यालयों में एरर बुक इसकी जगह पे यूज़ की जाती है, और MS1 फोरम के ऊपर इसका रखरखाव किया जाता है। और इसके प्रिजर्वेशन पीरियड की बात करें, इनको 3 साल तक संभाल के रखा जाता है। दी फॉरम M42 फॉर ट्रांजिट सेक्शन एंड M43 फॉर मेल ऑफिसेज इज यूज्ड, ट्रांजिट सेक्शन के लिए फॉर्म M42 और मेल कार्यालय के लिए M43 का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? मेल एब्स्ट्रैक्ट को तैयार करने के लिए। अगर हम बात करें ट्रांजिट सेक्शंस के लिए, ट्रांजिट सेक्शन के लिए मेल एब्स्ट्रैक्ट को M42 फॉर्म के ऊपर तैयार किया जाता है। मेल ऑफिस की बात करें तो मेल ऑफिस के लिए मेल एब्स्ट्रैक्ट M43 फॉर्म के ऊपर यूज़ किया जाता है। क्लेमिंग ऑफ ड्रॉबैक इज प्रोवाइडेड अंडर, ड्रॉबैक ड्यूटी का दावा किसके तहत
प्रदान किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर ये आएगा सेक्शन 75 ऑफ द कस्टम एक्ट 1962, सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 75 के तहत किया जाएगा। तो ड्रॉबैक ऑन कस्टम ड्यूटी के लिए क्लेम किसके तहत किया जाता है? सेक्शन नंबर 75 ऑफ कस्टम एक्ट 1962 के तहत। Which section of Custom Act 1962 empowers the government to prohibit import of certain goods? सरकार को कुछ वस्तुओं के आयात पर रोक लगाने का अधिकार कस्टम एक्ट 1962 के किस सेक्शन के तहत दिया जाता है? सेक्शन नंबर 11। सेक्शन नंबर 11 ऑफ कस्टम एक्ट 1962 के तहत क्या होता है? सरकार को कुछ वस्तुओं के आयात पर रोक लगाने का अधिकार होता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन हमारे पास, विच फॉर्म इज बीइंग यूज्ड फॉर प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ अकाउंट? खाते को समय से पहले बंद करने के लिए कौन से फॉर्म का यूज़ किया जाता है? SB7B का यूज़ किया जाता है। अगर SB7 की बात करें तो SB7 विड्रॉल फॉर्म है। अगर अकाउंट क्लोजर फॉर्म की बात करें SB7A के ऊपर इसको तैयार किया जाता है। SB7C फॉर्म के ऊपर फॉर्म की बात करें तो इसके लिए RD, PPF, SSA लोन या विड्रॉल फॉर्म ये होते हैं। तो ठीक है, हमारे पास क्या आएगा? हमसे पूछा गया है खाते को समय से पहले बंद करने के लिए कौन से फॉर्म का यूज़ किया जाता है? SB7B का यूज़ किया जाता है। Deposit account of the postage due on all particulars of the latter mail is maintained in forum। पत्र के सभी लेखों पर दे डाक का जमा खाता किस प्रपत्र पर रखा जाता है? तो इसको ACG 12 के ऊपर तैयार किया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। चूज इनकरेक्ट ऑप्शन, गलत विकल्प को चुने। इन ऑफिसेज वेयर देयर आर मोर देन वन क्लर्क एन अटेंडेंस रजिस्टर विल बी मेंटेन इन फॉर्म S37। जिन कार्यालयों में एक से अधिक क्लर्क होते हैं वहाँ फॉर्म S37 के ऊपर अटेंडेंस रजिस्टर का रखरखाव किया जाता है। बिल्कुल सही, हमने ऊपर पढ़ा। ईच हेड ऑफिस एंड सब ऑफिस विल मेंटेन अ बुक ऑफ इंफॉर्मेशन इन फॉर्म MS104। प्रत्येक प्रधान डाकघर और उप डाकघर में फॉर्म MS104 के ऊपर एक, ठीक है, प्रत्येक प्रधान डाकघर और उप डाकघर में बुक ऑफ इंफॉर्मेशन का रखरखाव किया जाता है। कौन से फॉर्म के ऊपर? MS104 के ऊपर किया जाता है। बुक ऑफ एड्रेसेस इंस्ट्रक्शन मेंटेन्ड इन फॉर्म M32। प्राप्तकर्ता के निर्देशों की पुस्तक का रखरखाव कौन से प्रपत्र पर किया जाता है? M32 के ऊपर किया जाता है। तो हमें क्या बताना है, इनमें से कौन सा गलत है? तो कोई भी गलत नहीं है, डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आ जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, एज पर रूल नंबर 68 ऑफ पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7, अ sorting assistant who habitually missent articles, especially those that are clearly and legibly addressed, will be considered unfit for his post and will be liable to। पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 के नियम नंबर 68 के अनुसार एक छंटाई सहायक जो आदतन लेखों को गलत जगह भेज देता है, विशेष रूप से ऐसी डाक वस्तुएं जिनके ऊपर साफ और स्पष्ट रूप से एड्रेस लिखा हुआ हो, तो उस व्यक्ति को, उस असिस्टेंट को उसकी पोस्ट के लिए अनफिट माना जाएगा और उसे क्या किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर सी आएगा रिमूवल और रिडक्शन टू अ लोअर ग्रेड, या तो उसे निकाल दिया जाएगा या निचली पोस्ट पर भेज दिया जाएगा। पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ कंडीशंस ऑफ लेटर्स सेंट टू फॉरेन कंट्रीज मेंशन्ड इन। विदेशों को भेजे गए पत्रों की शर्तों में उल्लंघन होने पर क्या जुर्माना लगेगा, इसके बारे में कौन से रूल में दिया हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर सी आएगा रूल नंबर या क्लोज नंबर 27 ऑफ पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2। पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 के क्लोज नंबर 27 में इसके बारे में दिया हुआ है कि फॉरेन कंट्रीज को जो भी आप लेटर भेजते हैं, अगर कंडीशंस का उल्लंघन होता है तो उनके ऊपर क्या जुर्माना लगेगा, इसके बारे में क्लोज नंबर 27 ऑफ पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 में दिया हुआ है। क्लोज नंबर 25 ऑफ पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2, पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 के क्लोज नंबर 25 में किस चीज़ के बारे में दिया है? फॉर्मेट एंड डायमेंशंस ऑफ लेटर पोस्ट आइटम्स, पत्र डाक वस्तुओं के फॉर्मेट के बारे में और उनकी डायमेंशंस के बारे में। क्लोज नंबर 26 में किस चीज़ के बारे में दिया हुआ है? लेटर्स के मैक्सिमम वेट के बारे में। क्लोज नंबर 28 की बात करें, पोस्टेज अनपेड एंड इनसफिशिएंटली पेड लेटर, ऐसे डाक वस्तुएं या ऐसे लेटर जिनके ऊपर आपने डाक
शुल्क का भुगतान नहीं किया है या आधे अधूरे डाक शुल्क का भुगतान किया हुआ है। तो ये सारे किस में आ जाएंगे, क्लोज नंबर 28 में आ जाएंगे। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि लेटर को भेजने के लिए जो भी कंडीशंस हैं अगर वो फुलफिल नहीं होती हैं तो उसके ऊपर क्या जुर्माना लगेगा। इसके लिए पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 के क्लोज नंबर 27 में दिया हुआ है। बीच अमंग दी फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड, इनमें से किसे गलत सुमेलित किया गया है। SB7 की बात करें तो विड्रॉल फॉर्म है। SB7A की बात करें एप्लीकेशन फॉर क्लोजर ऑफ अकाउंट ऑन मैच्योरिटी, मैच्योरिटी पर खाता बंद करने का आवेदन पत्र है। SB7B की बात करें एप्लीकेशन फॉर प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ अकाउंट, समय से पहले अगर खाता आपको बंद करना है SB7B का यूज़ किया जाएगा। SB7C फॉर्म की बात करें एप्लीकेशन फॉर लोन और विड्रॉल फ्रॉम RD, PPF एंड SSA अकाउंट, अगर आपने RD अकाउंट या PPF अकाउंट के ऊपर विड्रॉल लेनी है या लोन लेना है या SSA अकाउंट से विड्रॉल करनी है तो उसके लिए SB7C फॉर्म का यूज़ किया जाएगा। उपरोक्त सभी सही सुमेलित है। SB7 क्या होता है, विड्रॉल फॉर्म है। SB7A की बात करें तो खाते को जब मैच्योरिटी के समय बंद किया जाता है उसकी एप्लीकेशन या आवेदन SB7A है। समय से पहले खाते को बंद करने के लिए फॉर्म SB7B का यूज़ किया जाता है। लोन या विड्रॉल के लिए SB7C का यूज़ किया जाता है। तो विड्रॉल के लिए तो SB7 का यूज़ भी किया जाता है, लेकिन अगर RD या PPF से आपको या SSA के अकाउंट से विड्रॉल चाहिए तो SB7C का यूज़ किया जाएगा। Postmaster's order book should be torn up and sold as a waste paper after how much time period of preservation। पोस्टमास्टर की ऑर्डर बुक को कितने समय के बाद फाड़कर बेकार कागज के रूप में बेचा जाना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ आएगा पोस्ट मास्टर ऑर्डर बुक को 3 वर्ष की अवधि तक संभाल के रखा जाएगा, उसके बाद उसको फाड़कर बेकार कागज या रद्दी के रूप में बेचा जाएगा। विच फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन इज यूज्ड फॉर ऑटोमेटिक ट्रांसफर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन एज पर SP ऑर्डर 35/2020। SP आदेश 35/2020 के अनुसार चलित हस्तांतरण यानी कि जो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस होती हैं, स्थायी निर्देश होते हैं, उसके लिए आवेदन का उपयोग किया जाएगा। कौन से आवेदन का यूज़ किया जाएगा, SB 83 फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस क्या चीज़ होती हैं, जैसे आपने मान लीजिए पोस्ट ऑफिस में RD अकाउंट ओपन किया, लेकिन आप क्या चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि आपको ये RD अकाउंट हर महीने में पोस्ट ऑफिस में आकर जमा ना करना पड़े। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में पैसे जमा कर सकते हैं और स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। तो फिर ऑटोमेटिकली आपके सेविंग के अकाउंट से सभी जो भी पैसे होंगे आपके RD के खाते में जाते रहेंगे। नेक्स्ट चलते हैं रूल क्वेश्चन नंबर 54 है हाउ मैनी पेजेस SB5A पासबुक कंटेन्स एज पर SB ऑर्डर नंबर 28/2020। SB आदेश 28/2020 के अनुसार SB5A पासबुक में कितने पेजेस हैं। करेक्ट आंसर भी आएगा 4 पेजेस और साथ में कवर पेज। द हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट प्रिपेयर्स अ डेली रिपोर्ट इन फॉर्मेट ऑफ। प्रधान छंटाई सहायक किस प्रपत्र में दैनिक रिपोर्ट तैयार करता है। MS 83 के ऊपर की जाती है, सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। All record relating to articles received or dispatched by the foreign post should be preserved for a period of। विदेशी डाक द्वारा प्राप्त या प्रेषित वस्तुओं से संबंधित सभी अभिलेखों को किस अवधि के लिए संरक्षित किया जाना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर सी आ जाएगा, इनको 18 महीनों की अवधि के लिए संभाल के रखा जाएगा। जितने भी रिकॉर्ड होंगे ऐसे आर्टिकल्स से संबंधित जिन्हें फॉरेन पोस्ट के माध्यम से भेजा जाता है या प्राप्त किया जाता है, इन रिकॉर्ड्स को संभाल कर रखने की अवधि क्या है, 18 महीने हैं। अकॉर्डिंग टू क्लोज नंबर 77 ऑफ पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 द इंश्योरेंस लिमिट अडॉप्टेड बाय इंडिया इस पोस्ट ऑफिस गाइड भाग 2 के क्लोज नंबर 77 के अनुसार भारत द्वारा अपनाई गई सीमा बीमा की सीमा क्या है, 10,000 रुपये। फॉरेन पोस्ट के संबंध में या फॉरेन आर्टिकल्स के संबंध में 10,000 रुपये तक की इंश्योरेंस आर्टिकल्स की जा सकती है। और कौन से रूल में है, पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 के रूल नंबर 77 में इस चीज़ के बारे में दिया हुआ है।
पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 डील्स विद, पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 किससे संबंधित है? रूल्स एंड रेगुलेशंस रिलेटिंग टू इनलैंड पोस्ट, अंतर्देशीय डाक से संबंधित नियम और विनियम। पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 डील्स विद, पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 किस चीज से जुड़ा हुआ है? रूल्स एंड रेगुलेशंस रिलेटिंग टू फॉरेन पोस्ट, विदेशी डाक से संबंधित नियम और विनियम। तो पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 किससे जुड़ा हुआ है? अंतर्देशीय डाक से संबंधित नियम और विनियम। और पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 की बात करें, फॉरेन पोस्ट से संबंधित रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में है। यूनिफॉर्म कॉमन सीवीएस पासबुक बीइंग यूज्ड फॉर ऑल सेविंग स्कीम्स एक्सेप्ट एनएससी, केवीपी एंड टीडी। एनएससी, केवीपी और टीडी को छोड़कर अन्य जो सेविंग स्कीम्स हैं उनके लिए कौन सी पासबुक का यूज़ किया जाता है? SB5 पासबुक का यूज़ किया जाता है। चैप्टर 1 ऑफ पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 पार्ट 1 डील्स विद, पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 भाग 1 का चैप्टर नंबर 1 किस चीज़ से जुड़ा हुआ है? मिसलीनियस रूल्स से, विविध नियमावली से जुड़ा हुआ है। और चैप्टर नंबर 2 की बात करें, मेल डिपार्टमेंट, चैप्टर नंबर 3 की बात करें, सॉर्टिंग डिपार्टमेंट, और चैप्टर नंबर 4 की बात करें, डिलीवरी डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है। चैप्टर 1 ऑफ पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 पार्ट 3 डील्स विद, पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 का भाग 3 का अध्याय 1 किससे जुड़ा हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर भी आएगा सब अकाउंट डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है। या पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 पार्ट 3 का चैप्टर नंबर 1 किस चीज़ से जुड़ा हुआ है? सब अकाउंट से जुड़ा हुआ है। आगे चलते हैं। रूल नंबर 12 ऑफ पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 पार्ट 3 डील्स विद, पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 भाग 3 का नियम नंबर 12 किस चीज़ से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर भी आएगा डिस्पोजल ऑफ सरप्लस फंड्स एट सब ऑफिस। अगर किसी भी सब ऑफिस में एक्स्ट्रा कैश है, क्या उनकी लिमिट से ज़्यादा अगर किसी भी सब ऑफिस के पास कैश होगा तो उस सरप्लस कैश का निपटान कैसे किया जाएगा? वॉल्यूम 6 पार्ट 3 के रूल नंबर 12 में इस चीज़ के बारे में दिया हुआ है। और अगर किसी भी सब ऑफिस के पास कैश कम है, यानी कि उसको कैश चाहिए, तो उसको कैसे उस कैश की आपूर्ति की जाएगी? रूल नंबर 11 में दिया हुआ है। फिर उसके बाद है मैनर ऑफ एक्सचेंजिंग रेमिटेंसेस बिटवीन सब ऑफिसेज, डाकघरों के बीच में एक्सचेंज कैसे किया जाएगा, धन प्रेषण कैसे किया जाएगा? रूल नंबर 16 में इस चीज़ के बारे में दिया हुआ है। चैप्टर नंबर 2 ऑफ पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 रिलेट्स टू, पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 का चैप्टर नंबर 2 किस चीज़ से जुड़ा हुआ है? तो हमारे पास जनरल रूल्स फॉर ट्रांजिट सेक्शंस एंड मेल ऑफिसेज, पारवहन अनुभागों और डाक कार्यालयों के लिए सामान्य नियमों के बारे में वॉल्यूम 7 के चैप्टर नंबर 2 में दिया हुआ है। चैप्टर नंबर 3 किस चीज़ से जुड़ा हुआ है? सॉर्टिंग मेल ऑफिस के बारे में। चैप्टर नंबर 1 बैग अकाउंटिंग के बारे में, और चैप्टर नंबर 6 मेल मैन और वैन अटेंडेंट्स के बारे में है। चैप्टर नंबर 3 ऑफ पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 रिलेट्स टू, चैप्टर नंबर 3 जो है पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 का किस चीज़ से जुड़ा हुआ है? सॉर्टिंग मेल ऑफिस से जुड़ा हुआ है। तो हमने ऊपर भी ये पढ़ लिया और बार बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। बीओ समरी इज प्रिपेयर्ड इन विच फॉर्म, बीओ सारांश कौन से प्रपत्र पर तैयार किया जाता है? तो इसे ACG 3A फॉर्म के ऊपर तैयार किया जाता है। ट्रेजरर कैश बुक इज प्रिपेयर्ड इन दी विच फॉर्म, कोषाध्यक्ष की रोकड़ बही कौन से प्रपत्र पर तैयार की जाती है? तो इसे ACG 2 के ऊपर तैयार किया जाता है। हमने ट्रेजरी पासबुक के बारे में पढ़ा था। तो जो ट्रेजरी पासबुक होती है ACG 8 के ऊपर उसका रखरखाव किया जाता है, उन सब ऑफिस के द्वारा किया जाता है जो ट्रेजरी या सब ट्रेजरी स्टेशन पर स्थित होते हैं, जो बैंक्स के साथ लेन देन करते हैं। और ट्रेजरर कैश बुक अलग चीज़ होती है, ACG 2 के ऊपर इसको मेंटेन किया जाता है। फॉर्म 10 विच इज़ यूज इन ऑपरेशन ऑफ नेशनल सेविंग स्कीम, लघु बचत योजनाओं के संचालन में फॉर्म 10 का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन एंड चेंज ऑफ नॉमिनेशन, नामांकन रद्द करना है या नामांकन बदलना है, नॉमिनी में आपने परिवर्तन करना है या उसको कैंसिल करना है, उसके लिए फॉर्म 10 का यूज़ किया जाता है। As per Postal Manual Volume 6, an attendance register in which form will be maintained in every post office having more than one clerk. ऐसे डाकघर जहाँ पे एक से ज़्यादा क्लर्क होते हैं, वहाँ पे कौन से प्रपत्र के ऊपर अटेंडेंस रजिस्टर का रखरखाव किया जाता है? S37 के ऊपर किया जाता है। विलेज सॉर्टिंग लिस्ट इन फॉर्म ऑफ M52 will be prepared and supplied to each office by, M52 के रूप में या M52 प्रपत्र पर
ग्राम छंटाई सूची तैयार की जाती है, तो हम कर चुके हैं। बिले सॉर्टिंग लिस्ट कौन से फोरम के ऊपर बनाई जाती है, M52 के ऊपर इसको तैयार किया जाता है, और तैयार करके किसके द्वारा, हर कार्यालय को इसकी आपूर्ति की जाती है, सब डिविजनल इंस्पेक्टर के द्वारा। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। द टर्म M42 फॉर ट्रांजिट सेक्शंस एंड M43 फॉर मेल ऑफिसेस इज यूज्ड। परिवहन अनुभागों में M42 तथा डाक कार्यालयों में M43 का उपयोग किसके लिए किया जाता है, मेल एब्स्ट्रैक्ट को तैयार करने के लिए इसका यूज किया जाता है। द हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट इज रिक्वायर्ड टू सबमिट डेली रिपोर्ट टू सुपरिटेंडेंट थ्रू द रिकॉर्ड ऑफिसर इन विच irregularities observed by him or reported to him by other sorting assistants are included is made on which forum। ठीक है, तो हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट को क्या करना होता है, सुपरिटेंडेंट को एक डेली रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। कैसे करता है, रिकॉर्ड ऑफिसर के माध्यम से करता है। और इसमें क्या शामिल रहता है, जो भी इरेगुलरिटीज या अनियमितताएं हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट देखता है, ये सेट के अन्य सॉर्टिंग असिस्टेंट उसे जो भी इरेगुलरिटीज के बारे में बताते हैं, उन सबको इस डेली रिपोर्ट में दर्ज किया जाता है। और ये कौन से फोरम के ऊपर तैयार की जाती है, तो इसे MS83 के ऊपर तैयार किया जाता है। There are two types of custom declaration forms. Which one of the following is correct one? कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म या सीमा शुल्क घोषणा प्रपत्र दो प्रकार के हैं, इनमें से कौन सा सही है? तो कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म जो दो हैं वो कौन से हैं, एक C1 है, दूसरा C2 CP3 है। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म जैसे हमने अभी पढ़ा दो प्रकार के हैं, एक C1 है, दूसरा C2 CP3 है। C1 फॉर्म की बात करें तो ये एक ग्रीन कस्टम लेवल है। C2 CP3 की बात करें डिटेल्ड डिक्लेरेशन फॉर्म है। नेक्स्ट आते हैं, विच फोरम इज नेक्स्ट विद द आर्टिकल्स बीइंग एक्सपोर्टेड थ्रू पार्सल पोस्ट अंडर द सिस्टम ऑफ ड्रॉबैक कस्टम ड्यूटी। ड्रॉबैक ऑन कस्टम ड्यूटी की प्रणाली के तहत पार्सल पोस्ट के माध्यम से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के साथ कौन सा फॉर्म संलग्न होना चाहिए, तो फॉर्म डी इनके साथ संलग्न होना चाहिए। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क इन द पोस्ट ऑफिस इज सबमिटेड बाय पोस्ट मास्टर फॉर अप्रूवल ऑफ द डिविजनल हेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फोरम्स। डाकघर में कार्य वितरण का ज्ञापन पोस्ट मास्टर द्वारा मंडल प्रमुख के लिए के अनुमोदन के लिए कौन से प्रपत्र पर प्रस्तुत किया जाता है, तो मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर के द्वारा तैयार किया जाता है और अप्रूव करने के लिए सुपरिटेंडेंट को भेजा जाता है। कौन से फॉर्म के ऊपर इसको तैयार किया जाता है, MS11 के ऊपर इसको तैयार किया जाता है। What is the preservation period of the invoices of articles received from the stock depot? स्टॉक डिपो से प्राप्त वस्तुओं के इनवॉइसेस को संभाल कर रखने की अवधि क्या है, तो इनको 3 वर्ष की अवधि के लिए संभाल के रखा जाएगा। एसओ डेली अकाउंट इज प्रिपेयर्ड इन विच फॉरम। एसओ डेली अकाउंट कौन से प्रपत्र पर तैयार किया जाता है, इसे ACG 22 के ऊपर तैयार किया जाता है। Treasury passbook is maintained by sub post office situated at treasury sub treasury station or having transactions with bank in which forum। treasury passbook का रखरखाव कौन करता है, सब पोस्ट ऑफिस करता है। कौन सा सब पोस्ट ऑफिस करता है, ऐसा सब पोस्ट ऑफिस जो ट्रेजरी सब ट्रेजरी या बैंक के साथ लेन देन करता है। ठीक है, जो ट्रेजरी या सब ट्रेजरी स्टेशन पर स्थित हो या जो बैंक के साथ लेन देन करता है, उस पोस्ट ऑफिस के द्वारा उस उप डाक घर के द्वारा ट्रेजरी पासबुक का रखरखाव किया जाता है। और कौन से फोरम के ऊपर किया जाता है, ACG 8 के ऊपर किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 है, एक्ट्स ऑफ द यूनियन आर गिवन अंडर विच रूल ऑफ चैप्टर 1 ऑफ फॉरेन पोस्ट मैनुअल। फॉरेन पोस्ट मैनुअल के चैप्टर नंबर 1 के किस रूल में एक्ट्स ऑफ द यूनियन के बारे में या संघ के अधिनियमों के बारे में दिया हुआ है? रूल नंबर 2 में दिया हुआ है। रूल नंबर 1 की बात करें यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के बारे में है। रूल नंबर 3 में लेटर पोस्ट आइटम्स के बारे में है। रूल नंबर 4 की बात करें टर्म्स एंड एक्सप्रेशंस कॉमनली यूज्ड इन इंटरनेशनल पोस्ट, अंतर्राष्ट्रीय डाक में कॉमनली यूज़ किए जाने वाली टर्म्स या एक्सप्रेशंस के बारे में रूल नंबर 4 में दिया हुआ है।
As per Postal Manual Volume 7 or circulars issued by heads of circles should be destroyed after how many years? डाक नियमावली खंड 7 के अनुसार सर्किल प्रमुख द्वारा जारी किए गए सभी परिपत्रों को कितने समय के बाद या कितने वर्षों के बाद नष्ट कर दिया जाना चाहिए? तो इनको 3 वर्षों के बाद नष्ट किया जाएगा, लेकिन 3 वर्ष कब से गिने जाएंगे? काउंटेड फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल फॉलोइंग द क्लोज ऑफ ऑफिशियल ईयर इन विच दे वर इशूड। तो इनकी 3 साल के बाद इनको नष्ट किया जाएगा और इन 3 वर्षों की गणना उस आधिकारिक वर्ष की समाप्ति के बाद की जाएगी जिनमें इनको जारी किया जाता है। उस आधिकारिक वर्ष की समाप्ति के बाद आगे अप्रैल महीने से इन 3 वर्षों की अवधि की गणना की जाती है। Desirability of prepayment of postage given under which clause of post office guide के किस क्लोज में डाक के पूरा भुगतान की वांछनीयता के बारे में दिया हुआ है? पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के क्लोज नंबर 9 में दिया हुआ है कि किसी भी डाक वस्तु के लिए डाक शुल्क का पूरा भुगतान करने की क्या आवश्यकता होती है। क्लोज नंबर 8 में किस चीज़ के बारे में दिया हुआ है? पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज के बारे में दिया हुआ है। क्लोज नंबर 10 की बात करें, पोस्टेज स्टैम्प्स एंड स्टेशनरी के बारे में दिया हुआ है। क्लोज नंबर 11 में फ्रैंकिंग मशीन के बारे में दिया हुआ है। सेक्शन 1 क्लोज 1 ऑफ पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 डील्स विद पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के सेक्शन नंबर 1 का क्लोज नंबर 1 किस चीज़ से जुड़ा हुआ है? तो इसमें कंट्रोल या नियंत्रण के बारे में दिया हुआ है। क्लोज नंबर 2 की बात करें, टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिस या डाक घरों के प्रकारों के बारे में दिया हुआ है। ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल्स के बारे में क्लोज नंबर 198 में दिया हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं मोबाइल पोस्ट ऑफिस की बात करते हैं। मोबाइल पोस्ट ऑफिस आर गिवन अंडर विच क्लोज ऑफ पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1। मोबाइल पोस्ट ऑफिस के बारे में कौन से क्लोज में दिया हुआ है? क्लोज नंबर 4 में दिया हुआ है। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। और अगर हम बात करें क्लोज नंबर 3 की, तो इसमें किस चीज़ के बारे में है? नाइट पोस्ट ऑफिस के बारे में। क्लोज नंबर 1 में कंट्रोल के बारे में। क्लोज नंबर 2 में टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिस के बारे में दिया हुआ है। आगे चलते हैं। विच क्लोज ऑफ पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 गवर्निंग पर्टिकुलर्स टू बी फर्निश्ड फॉर मेथड ऑफ एड्रेसिंग पता लिखने के तरीके के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले विवरणों को गाइड भाग 1 के कौन से खंड में दिया हुआ है? क्लोज नंबर 26 में दिया हुआ। मेथड ऑफ एड्रेसिंग के बारे में पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के क्लोज नंबर 26 में दिया हुआ है। क्लोज नंबर 23 की बात करें, मैनर ऑफ अफिक्सिंग पोस्टेज स्टैम्प्स डाक टिकटों को चिपकाने के तरीके के बारे में दिया हुआ है। क्लोज नंबर 29 की बात करें, आर्टिकल्स बेयरिंग इंडेफिनिट एड्रेस, ऐसे आर्टिकल जिनके ऊपर निश्चित पता नहीं है। क्लोज नंबर 30 की बात करें, एडिशन ऑफ सेंडर्स एड्रेस, प्रेषक का पता जोड़ना, कि किसी भी आर्टिकल के ऊपर आपको क्या करना होता है? प्रेषक का पता लिखना होता है। क्यों लिखना होता है? क्लोज नंबर 30 में उस चीज़ के बारे में दिया हुआ है। सेक्शन नंबर 10 पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 डील्स विद पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 का सेक्शन नंबर 10 किस चीज़ से जुड़ा हुआ है? तो सेक्शन नंबर 10 में प्रोहिबिशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस के बारे में दिया हुआ है। सेक्शन नंबर 11 की बात करें, इंक्वायरीज एंड कंप्लेंट्स के बारे में दिया हुआ है। सेक्शन नंबर 9 की बात करें, कस्टम कंट्रोल के बारे में दिया हुआ है। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया? सेक्शन नंबर 10 के बारे में पूछा गया है, तो इसमें प्रोहिबिशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस के बारे में आता है। ये ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है, सेक्शन नंबर 9 ऑफ पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 डील्स विद पोस्ट ऑफिस गाइड भाग 2 का सेक्शन नंबर 9 किस चीज़ से जुड़ा हुआ है? कस्टम कंट्रोल से जुड़ा हुआ है। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। और प्रोहिबिशंस और रिस्ट्रिक्शंस के बारे में अभी ऊपर वाला क्वेश्चन क्या? सेक्शन नंबर 10। और इंक्वायरीज और कंप्लेंट्स के बारे में क्या आ जाएगा? सेक्शन नंबर 11 आ जाएगा। आगे चलते हैं। सेक्शन नंबर 5 ऑफ पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 डील्स विद पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 का सेक्शन नंबर 5 किससे संबंधित है? तो किस चीज़ से जुड़ा हुआ है? इसका करेक्ट आंसर हमारे पास बी आ जाएगा, पार्सल पोस्ट से जुड़ा हुआ है। आगे चलते हैं। सेक्शन नंबर 8 ऑफ पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 डील्स विद पोस्ट ऑफिस गाइड भाग 2 का सेक्शन नंबर 8 किस चीज़ से जुड़ा हुआ है? तो ये वीपी एंड सीओडी सर्विसेज से जुड़ा हुआ है। इन विच फॉरम अटेंडेंस
रजिस्टर विल बी मेंटेन्ड, उपस्थिति रजिस्टर का रखरखाव कौन से फोरम पर किया जाता है, S37 के ऊपर किया जाता है। बीओ डेली अकाउंट इज आल्सो नोन एज, बीओ डेली अकाउंट को अन्य किस नाम से जाना जाता है, ACG 22 के नाम से, ACG 22A के नाम से जाना जाता है। और एसओ डेली अकाउंट की बात करें ACG 22 के ऊपर इसे बनाया जाएगा। Who must from time to time examine the registers MS85, Register of Village Postman, and visit book MS86 of the Village Postman attached to his office। कौन समय समय पर अपने कार्यालय से जुड़े ग्राम डाकियों के रजिस्टरों MS85 और विजिट बुक MS86 की जांच करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा पोस्ट मास्टर को समय समय पर अपने कार्यालय से जुड़े हुए डाकियों की या विलेज पोस्टमैन की विलेज पोस्टमैन बुक और विलेज पोस्टमैन रजिस्टर की जांच करनी चाहिए। अगर हम बात करें विलेज पोस्टमैन की विजिट बुक की MS86 के ऊपर बनती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विलेज पोस्टमैन का रजिस्टर MS85 के ऊपर तैयार किया जाता है, बड़े अच्छे से याद रखना है। फॉरम MS11 इस MS11 क्या है, मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क है, कार्य वितरण का ज्ञापन है। बीच रूल ऑफ पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 पार्ट 1 स्टेट्स सुपरविजन ऑफ सबऑर्डिनेट ऑफिसेस बाय पोस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर द्वारा क्या किया जाता है, अपने अधीनस्थ कार्यालयों का पर्यवेक्षण किया जाता है। ठीक है, पोस्ट मास्टर के अंडर जितने भी कार्यालय आते हैं पोस्ट मास्टर उनके सुपरविजन के लिए जिम्मेदार होता है। और इसके बारे में पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 पार्ट 1 के किस रूल में दिया हुआ है, रूल नंबर 1 में इस चीज के बारे में दिया हुआ है। रूल नंबर 2 में क्या है, एग्जामिनेशन ऑफ बीओ डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट इन सब ऑफिस, सब ऑफिस में बीओ डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट की जांच करना। रूल नंबर 3 की बात करें, एग्जामिनेशन ऑफ बीओ डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट इन सब ऑफिस में बीओ डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट की। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको एक बार आप क्रॉस चेक कर लेना। रूल नंबर 4 की बात करें, शॉर्ट रिसिप्ट ऑफ वाउचर्स बाय अकाउंट ऑफिस, लेखा कार्यालय द्वारा कम वाउचर प्राप्त करना, यानी कि जितने वाउचर प्राप्त होने चाहिए थे अगर उतने वाउचर प्राप्त नहीं होते हैं तो क्या एक्शन लिया जाएगा। चैप्टर नंबर 5 ऑफ पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 पार्ट 1 डील्स विद पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 भाग 1 का अध्याय 5 किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, डिपॉजिट डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है। चैप्टर नंबर 4 की बात करें, डिलीवरी डिपार्टमेंट। चैप्टर नंबर 6 की बात करें, रजिस्ट्रेशन एंड पार्सल डिपार्टमेंट। चैप्टर नंबर 6 ऑफ पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 पार्ट 1 डील्स विद पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 भाग 1 का अध्याय 6 किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर सी आएगा, रजिस्ट्रेशन और पार्सल डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है। चैप्टर 2 ऑफ पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 पार्ट 3 डील्स विद पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 पार्ट 3 का चैप्टर नंबर 2 किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, तो इसमें हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आएगा, सब अकाउंट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसको एक बार आप क्रॉस चेक कर लेना। रूल नंबर 2 ऑफ चैप्टर 1 ऑफ फॉरेन पोस्ट मैनुअल डील्स विद विदेशी डाक नियमावली, चैप्टर नंबर 1 का नियम नंबर 2 किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आएगा, एक्ट्स ऑफ द यूनियन, संघ के अधिनियम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जो फॉरेन पोस्ट मैनुअल है उसका चैप्टर नंबर 1 का रूल नंबर 2 एक्ट्स ऑफ द यूनियन के बारे में है। चैप्टर नंबर 3 की बात करें, लेटर पोस्ट आइटम्स के बारे में, मेथड ऑफ प्री पेमेंट। ठीक है, यहाँ पे रूल नंबर आएगा, रूल नंबर 7 में दिया हुआ है। The manufacture and use of fictitious postage stamps for any purpose whatsoever is prohibited under which क्लोज ऑफ पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1। किसी भी उद्देश्य के लिए फिक्टिशियस पोस्टेज स्टैम्प्स का नकली डाक टिकटों का निर्माण करना या उपयोग करना क्या है, प्रोहिबिट है, निषिद्ध है। और इसके बारे में पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के क्लोज नंबर 14 में दिया हुआ है। क्लोज नंबर 11 की बात करें, फ्रैंकिंग मशीन। क्लोज नंबर 12 प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश। क्लोज नंबर 13 की बात करें, स्पॉइल्ड और डिफेस्ड स्टैम्प्स के बारे में दिया हुआ है। सेक्शन नंबर 2 ऑफ पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 डील्स विद पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 का सेक्शन नंबर 2 किससे संबंधित है, तो पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 का सेक्शन नंबर 2 लेटर एंड पार्सल पोस्ट से जुड़ा हुआ है। सेक्शन नंबर 1 की बात करें, जर्नल या सामान्य चीज़ों से जुड़ा हुआ है। सेक्शन नंबर 3 की बात करें, ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल्स से जुड़ा हुआ है। सेक्शन 1 ऑफ पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 डील्स विद पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 का सेक्शन नंबर 1 किससे संबंधित है, तो जर्नल या सामान्य से संबंधित है। और अगर हम बात करें लेटर एंड पार्सल पोस्ट की, तो हमने अभी यहाँ पे ऊपर कर लिया, किससे, सेक्शन नंबर 2 से जुड़ा हुआ है, तो ये आपने याद कर लेने हैं।
आगे चलते हैं, सेक्शन नंबर 9 ऑफ पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 डील्स विद, पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 का सेक्शन नंबर 9 किस चीज से जुड़ा हुआ है? कस्टम कंट्रोल से जुड़ा हुआ है। सेक्शन नंबर 10 प्रोहिबिशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस के बारे में। सेक्शन नंबर 11 इंक्वायरीज एंड कंप्लेंट्स के बारे में। बट इज दी फॉर्म ऑफ मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क इन ऑफिसेज वेयर देयर आर वन और मोर क्लर्क, ऐसे कार्यालय जहां पर एक या एक से ज्यादा क्लर्क होते हैं, वहां पर मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क कौन से प्रपत्र पर तैयार किया जाता है? तो MS 11 के ऊपर इसे तैयार किया जाता है। MS 85 क्या होता है? रजिस्टर ऑफ विलेज पोस्टमैन, अभी हमने ऊपर पढ़ा भी था। मनी रिसिप्ट फॉर पेमेंट, आपके द्वारा भुगतान किए गए पैसे के लिए आपको जो रिसिप्ट दी जाती है पोस्ट ऑफिस के द्वारा, ACG 17 के ऊपर दी जाती है। Mails to be handed over to an air service at an airport are entered in a delivery bills in forum number, हवाई अड्डे पर एक हवाई सेवा को सौंपे जाने वाले मेल को डिलीवरी बिल में किस फॉरम नंबर में दर्ज किया जाएगा? तो करेक्ट आंसर हमारे पास ये आएगा AV 7। तो डिलीवरी बिल जो होता है AV 7 के ऊपर तैयार किया जाता है। द मैनर टू राइट प्रॉपर पोस्टल एड्रेस ऑन अ लेटर इज डिफाइंड इन, एक पत्र पर उचित डाक पता लिखने के तरीके को कहाँ पर परिभाषित किया गया है? पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 में किया गया है। बीओ समरी इज प्रिपेयर्ड इन विच फॉरम, बीओ सारांश कौन से प्रपत्र पर तैयार किया जाता है? ACG 3A के ऊपर इसको तैयार किया जाता है। ट्रेजरर कैश बुक इज प्रिपेयर्ड इन विच फॉरम, कोषाध्यक्ष रोकड़ बही कौन से प्रपत्र पर तैयार की जाती है? ACG 2 के ऊपर इसे तैयार किया जाएगा। ACG 2 क्या हो जाएगी? ट्रेजरर कैश बुक। एक ट्रेजरी पासबुक होती है ACG 8 के ऊपर तैयार की जाती है, वो भी हमने ऊपर क्वेश्चन पढ़ लिया। ACG 1 की बात करें हेड ऑफिस समरी, और ACG 3 की बात करें सब ऑफिस समरी, ACG 4 हेड ऑफिस कैश बुक बनाई जाती है। ट्रेजरी पासबुक इज प्रिपेयर्ड इन विच फॉरम, ट्रेजरी पासबुक कौन से प्रपत्र पर तैयार की जाती है? तो भी मैंने बताया ACG 8 के ऊपर इसको तैयार किया जाता है। SB स्लिप इज नोन एज, SB स्लिप क्या चीज़ होती है? SB 27 फॉरम के ऊपर बनाई जाती है। SB 26 की बात करें प्रिलिमिनरी रिसिप्ट, और SB 28 की बात करें रिसिप्ट फॉर डिपोजिटर्स पासबुक, जमाकर्ता की पासबुक की रसीद SB 28 के ऊपर बनाई जाती है। फॉरम MS 14A इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग, फॉरम MS 14A का उपयोग किस चीज़ को तैयार करने के लिए किया जाता है? स्टैटिस्टिकल मेमोरेंडम को तैयार करने के लिए फॉर्म MS 14A का यूज़ किया जाता है। पोस्टमैन बुक इज प्रिंटेड एज, पोस्टमैन बुक कौन से प्रपत्र पर तैयार की जाती है? MS 27 के ऊपर तैयार की जाती है। तो डाकिए की पुस्तक या पोस्टमैन बुक MS 27 के ऊपर तैयार की जाती है। सॉर्टिंग लिस्ट इन फॉर्म ऑफ M52 will be prepared and supplied to each office by, M52 के रूप में छंटाई सूची तैयार की जाएगी और प्रत्येक कार्यालय को कौन इसकी आपूर्ति करेगा? तो कौन करता है? सब डिविजनल इंस्पेक्टर करता है। बी ऑप्शन से ही आएगी। सेक्शन नंबर 3 ऑफ पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 डील्स विद, डाकघर गाइड भाग 2 का खंड 3 या पार्ट कह सकते हैं सेक्शन नंबर 3 किस चीज़ से जुड़ा हुआ है? कंडीशंस रिलेटिंग टू वेरियस क्लासेस ऑफ लेटर पोस्ट आइटम्स, पत्र डाक की विभिन्न क्लासेस से संबंधित शर्तें। ठीक है, पत्र डाक वस्तुओं की जो अलग अलग श्रेणियां हैं उनसे संबंधित क्या कंडीशन है? सेक्शन नंबर 9 कस्टम कंट्रोल के बारे में, VP और COD सर्विसेज के बारे में भी हमने ऊपर कर लिया। रूल नंबर 10 ऑफ पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 पार्ट 1 चैप्टर 1 डील्स विद, पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 पार्ट 1 चैप्टर नंबर 1 का रूल नंबर 10 किससे संबंधित है? प्रोविजन ऑफ फंड्स फॉर सब ऑफिसेज, उप डाकघरों के लिए निधियों का प्रावधान। ठीक है, इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेना। ठीक है, ये शायद आई थिंक रूल नंबर 11 होगा, इसको आप एक बार चेक कर लेना। डिस्पोजल ऑफ सरप्लस फंड्स एट सब ऑफिसेज, उप डाकघरों में अधिशेष निधियों का निपटान कैसे किया जाएगा? रूल नंबर 12 में इस चीज़ के बारे में है। सब पोस्ट ऑफिसेज के बीच में डाक का आदान प्रदान कैसे किया जाएगा? तो इसके बारे में रूल नंबर 14 में है। आई थिंक इसका करेक्ट आंसर डी होगा, आप एक बार इसको क्रॉस चेक ज़रूर कर लेना। रूल नंबर 3 ऑफ पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 पार्ट 1 चैप्टर 1 डील्स विद, पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6
पार्ट 1 का जो चैप्टर नंबर 1 है उसका रूल नंबर 3 किस चीज़ से जुड़ा हुआ है? डिपार्टमेंट्स ऑफ अ पोस्ट ऑफिस, डाक घर के अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, कोई मेल डिपार्टमेंट है, कोई सॉर्टिंग डिपार्टमेंट है, कोई डिलीवरी डिपार्टमेंट है, तो इस तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। उसके बारे में पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 पार्ट 1 के चैप्टर नंबर 1 के रूल नंबर 3 में दिया हुआ है। अगर हम बात करें रूल नंबर 4A की, तो इसमें अटेंडेंस रजिस्टर के बारे में है, ईयरली विलेज रिटर्न के बारे में रूल नंबर 6 में है, और विलेज सॉर्टिंग लिस्ट के बारे में रूल नंबर 5 में दिया हुआ है। Letter post items are given under which rule of chapter 1 of foreign post manual? फॉरेन पोस्ट मैनुअल के चैप्टर 1 के किस नियम के तहत लेटर पोस्ट आइटम्स के बारे में दिया हुआ है? रूल नंबर 3 में दिया हुआ है। तो फॉरेन पोस्ट मैनुअल का जो चैप्टर नंबर 1 है उसके रूल नंबर 3 में लेटर पोस्ट आइटम्स या पत्र डाक वस्तुओं के बारे में दिया हुआ है। आगे चलते हैं, प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड्स आर गिवन अंडर विच रूल ऑफ चैप्टर 1 ऑफ फॉरेन पोस्ट मैनुअल? फॉरेन पोस्ट मैनुअल के चैप्टर नंबर 1 में प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड्स या विलेखों के संरक्षण के बारे में कहां पर दिया हुआ है? रूल नंबर 11 में दिया हुआ है। रूल नंबर 10 की बात करें, काउंटरफीट और फ्रॉडलेंट स्टैम्प्स एंड इंप्रेशंस, नकली या धोखाधड़ी वाले टिकट और छापे। रूल नंबर 12 की बात करें, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मेल अब्रोड, विदेशी मेल की स्थापना के बारे में। आगे चलते हैं, इंटरसेप्शन एंड रिडायरेक्शन ऑफ आर्टिकल्स इज गिवन अंडर विच रूल ऑफ चैप्टर 1 ऑफ पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7? पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 के चैप्टर नंबर 1 के किस रूल में डाक वस्तुओं के इंटरसेप्शन यानी कि उनको रोकने या उनके पुनर्निर्देशन के बारे में दिया हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर डी आएगा रूल नंबर 4 में। रूल नंबर 1 की बात करें, डिपार्टमेंट्स ऑफ ए सेट ऑफ सॉर्टिंग मेल ऑफिस, छंटाई डाक कार्यालय के सेट के डिपार्टमेंट्स के बारे में रूल नंबर 1 में दिया हुआ है। पोस्टिंग ऑफ प्रीपेड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स इन ट्रेन्स एंड मेल ऑफिसेस, ट्रेन या डाक कार्यालयों में पूरी तरह से प्रीपेड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स को पोस्ट करना। रूल नंबर 3 में क्या दिया है? मेंशन ऑफ सेक्शंस इन ऑफिशियल कोरेस्पोंडेंस, सरकारी अधिकारी पत्राचार में ऑफिशियल कोरेस्पोंडेंस को सेक्शन को मेंशन करना या अनुभाग का उल्लेख करना। और इंटरसेप्शन एंड रिडायरेक्शन ऑफ आर्टिकल्स के बारे में रूल नंबर 4 में दिया हुआ है। क्लोज नंबर 75 ऑफ पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 डील्स विद, पोस्ट ऑफिस गाइड भाग 1 के खंड नंबर 75, ठीक है, पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 का जो रूल नंबर 75 है वहां पर किस चीज के बारे में दिया हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास सी आएगा, डिस्पोजल ऑफ आर्टिकल्स सेंट टू रिटर्न लेटर ऑफिस, पुनः प्रेषण केंद्र को भेजी गई लेखों का निपटान करना। और रूल नंबर 68 की बात करें, इंटरसेप्शन एंड प्लेस ऑफ रिडायरेक्शन, रिडायरेक्शन का स्थान या इंटरसेप्शन कैसे की जाएगी? रूल नंबर 73, पीरियड फॉर विच इंस्ट्रक्शंस वैलिड, वह अवधि जिसके लिए पोस्ट ऑफिस में आपने जो निर्देश दिए हैं वो वैलिड रहेंगे। क्लोज नंबर 78 की बात करें, अथॉरिटी टू होम कंप्लेंट्स शुड बी एड्रेस्ड, वह प्राधिकारी जिसे आपने शिकायतें संबोधित करनी है। सेक्शन नंबर 3 ऑफ पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 डील्स विद, पोस्ट ऑफिस गाइड भाग 1 का सेक्शन नंबर 3 किस चीज से जुड़ा हुआ है? ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल्स के बारे में है, तो यहाँ पे ए बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। सेक्शन नंबर 4 की बात करें, प्रोहिबिटेड आर्टिकल्स के बारे में है। सेक्शन नंबर 5 की बात करें, मनी ऑर्डर्स के बारे में है। सेक्शन नंबर 2 की बात करें, लेटर एंड पार्सल पोस्ट के बारे में है। एक्वेटेंस रोल्स ऑफ आरएमएस स्टाफ आर रिक्वायर्ड टू बी प्रिजर्व्ड फॉर हाउ मेनी ईयर्स, आरएमएस कर्मचारियों के जो एक्वेटेंस रोल होते हैं, अधिग्रहण रोल होते हैं, उनको कितने वर्षों तक संभाल के रखा जाता है? 6 वर्षों तक संभाल के रखा जाता है। On the first of each month, statistical memorandum should be prepared by money order, registration and parcel clerk in the prescribed form, हर महीने की पहली तारीख को जितने भी मनी ऑर्डर, रजिस्ट्रेशन या पार्सल क्लर्क होते हैं उनके द्वारा कौन से प्रपत्र के ऊपर स्टैटिस्टिकल मेमोरेंडम को तैयार किया जाता है? MS 14A के ऊपर तैयार किया जाता है। अगर हम बात करें MS 2 की, तो इसके ऊपर क्या बनाई जाती है? एरर बुक बनाई जाती है। मंथली स्टैटिस्टिकल रजिस्टर MS 13 के ऊपर तैयार किया जाता है। बट इज फॉर्म PA3, प्रपत्र PA3 क्या चीज है? तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? डी। एसओ स्लिप कौन से फॉर्म के ऊपर बनाई जाती है? PA3 के ऊपर बनाई जाती है।
ऑल रिकॉर्ड्स रिलेटिंग टू आर्टिकल्स रिसीव्ड और डिस्पैच्ड बाय फॉरेन पोस्ट शुड बी प्रिजर्व्ड फॉर अ पीरियड ऑफ। विदेशी डाक के माध्यम से प्राप्त होने या प्रेषित किए जाने वाले लेखों से संबंधित रिकॉर्ड किस अवधि के लिए संभाल के रखे जाते हैं? 18 महीनों की अवधि के लिए इनको संभाल के रखा जाएगा। व्हाट इज द प्रिजर्वेशन पीरियड ऑफ स्पेशल एरर बुक मेंटेन्ड इन सेविंग बैंक डिपार्टमेंट? सेविंग बैंक डिपार्टमेंट में मेंटेन की जाने वाली विशेष त्रुटि पुस्तिका के परिरक्षण अवधि की बात करें तो इसको 3 साल की अवधि के लिए संभाल के रखा जाता है। बीओ समरी इज मेंटेन इन फॉरम। बीओ सारांश कौन से प्रपत्र के ऊपर तैयार किया जाता है? तो इसे ACG 3A के ऊपर तैयार किया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। An assessment memo is prepared in respect of detained articles by customs in। सीमा शुल्क विभाग द्वारा रोके गए आर्टिकल्स के संबंध में एक मूल्यांकन ज्ञापन कहाँ पर तैयार किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर बी आ जाएगा MS 9A के ऊपर तैयार किया जाता है। बीट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर इज प्रिपेयर्ड ऑन विच फॉरम? बीट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर की बात करें MS 32 के ऊपर इसे तैयार किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉरेन मेल्स जर्नल रेगुलेशंस एप्लीकेबल इन लेटर पोस्ट इज डेल्ट इन विच सेक्शन ऑफ पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2? विदेशी डाक के संबंध में पत्र डाक में लागू सामान्य विनियम डाकघर गाइड भाग 2 के किस अनुभाग में वर्णित है? तो इसका करेक्ट आंसर ए आ जाएगा। सेक्शन नंबर 2 में इस चीज के बारे में दिया हुआ है। विच सेक्शन ऑफ पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 डील्स विद इंक्वायरीज एंड कंप्लेंट्स? डाकघर गाइड भाग 2 का कौन सा अनुभाग पूछताछ और शिकायतों से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर डी आएगा। सेक्शन नंबर 11 है। विच क्लोज ऑफ पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 डील्स विद पोस्ट रेस्टेंट? पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के कौन से क्लोज में पोस्ट रेस्टेंट के बारे में दिया हुआ है? जो पोस्ट रेस्टेंट आर्टिकल होते हैं उनके बारे में क्लोज नंबर 64 से 66 के बीच में दिया हुआ है। Section 1 क्लोज नंबर 76 ऑफ पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 डील्स विद डाकघर गाइड भाग 1 का खंड 76 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? डी ऑप्शन करेक्ट आएगी। ऑब्लिगेशंस ऑफ सेंडर टू पे पोस्टल चार्जेस डाक शुल्क का भुगतान करने के लिए प्रेषक का दायित्व, इसके बारे में पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के क्लोज नंबर 76 में दिया हुआ है। क्लोज नंबर 100 ऑफ पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 डील्स विद पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 का क्लोज नंबर 100 किस चीज से रिलेटेड है? लिमिट्स ऑफ वेट एंड साइज लेटर्स के बारे में। बी ऑप्शन करेक्ट आएगी। लेटर के जो साइज लिमिट है या वेट लिमिट है उसके बारे में। सेक्शन नंबर 5 ऑफ पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 डील्स विद डाकघर गाइड भाग 2 का सेक्शन नंबर 5 किस चीज से जुड़ा हुआ है? पार्सल पोस्ट से जुड़ा हुआ है। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। सेक्शन नंबर 1 क्लोज नंबर 1 ऑफ पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 डील्स विद डाकघर गाइड भाग 2 के खंड 1 का क्लोज नंबर 1 किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर ये आएगा। डेफिनेशन ऑफ फॉरेन पोस्ट विदेशी डाक की परिभाषा से जुड़ा हुआ है। सेक्शन नंबर 1 क्लोज नंबर 2 ऑफ पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 डील्स विद पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 का क्लोज नंबर 2 किस चीज से जुड़ा हुआ है? कैटेगरीज ऑफ फॉरेन पोस्टल आर्टिकल्स विदेशी डाक वस्तुओं की श्रेणियों के बारे में दिया हुआ है। आगे चलते हैं। सेक्शन नंबर 8 क्लोज नंबर 174 ऑफ पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 डील्स विद डाकघर गाइड भाग 2 के खंड 8 का क्लोज नंबर 174 किससे जुड़ा है? तो पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 का जो क्लोज नंबर 174 है किस चीज से जुड़ा हुआ है? फॉरेन VP लेटर्स एंड VP एंड COD पार्सल के बारे में जुड़ा हुआ है। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। आगे हमारे पास प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड्स के बारे में, अभिलेखों के संरक्षण के बारे में। तो कौन से जो अभिलेख हैं किस अवधि के लिए संभाल के रखे जाते हैं? बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कर चुके हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने किए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में पूछे हुए हैं और कुछ पॉइंट उनसे रिलेटेड मैंने ऐड किए हैं, तो इनको आपने बड़े अच्छे से करना है। अब ये क्वेश्चन आपने देख लेने हैं, इसके हिसाब से आपको ज़रूर अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन प्रिजर्वेशन पीरियड के बारे में या फिर आप कह सकते हैं फॉरम नंबर्स के बारे में पूछे जाते हैं। तो उसको आपने बड़े अच्छे से यहाँ से कर लेना। प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड अच्छे से पढ़ लेना है। हर एक प्रिजर्वेशन पीरियड इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपने एक बार इनको ज़रूर अच्छे से नज़र मार के जाना है। तो ये सारे प्रिजर्वेशन पीरियड हैं जो आपको पढ़ लेने हैं।
और नेक्स्ट चलते हैं प्रिजर्वेशन पीरियड के बाद हमारे पास है इंपॉर्टेंट फॉरम नंबर, जैसे RP1 है रजिस्टर रिसिप्ट है, RP3 है पार्सल लिस्ट बनाई जाती है, RP8 पार्सल एब्स्ट्रैक्ट बनाया जाता है, RP33 रजिस्टर्ड एब्स्ट्रैक्ट बनाया जाता है, RP9 BP रजिस्टर रजिस्टर्ड जर्नल, उसी तरह से इंटीमेशन फॉरम। तो ये इतने ही इंपॉर्टेंट जो इंपॉर्टेंट है वही सिर्फ यहाँ पे ऐड किए गए हैं। जैसे डिलीवरी स्लिप RP8 के ऊपर बनाई जाती है, इंटीमेशन स्लिप और डैमेज RP59 के ऊपर तैयार की जाती है, ठीक है। उसी तरह से ACG1 है, ACG2, ये सारे फॉरम नंबर आपने बड़े अच्छे से पढ़ लेने हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस हम यहीं तक करेंगे। और आज हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में किया जो है आपके प्रिजर्वेशन पीरियड्स के बारे में, और दूसरा है इंपॉर्टेंट फॉर्म नंबर्स के बारे में। तो ये क्वेश्चन बड़े अच्छे से कर लेने हैं। अगर आपकी किस्मत अच्छी होगी तो यहीं से सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। और अगर आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बुक चाहिए तो क्वेश्चन बुक आप ले सकते हैं। MTS पोस्टमैन या PA के एग्जाम के रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की बुक्स लेना चाहते हैं या थ्योरी वाली बुक लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में साइट का लिंक मिल जाएगा, डायरेक्टली आप वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। और अगर आपको क्लासेस में जुड़ना है तो आप हमें 8627096166 के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। और साथ में हमने पर्यावरण को बचाने की ये जो छोटी सी जर्नी शुरू की है, इसमें ज़रूर आप भी हमारे साथ जुड़ें। साथ जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप साथ जुड़ेंगे तो मोटिवेशन मिलेगी इस जर्नी को बहुत आगे तक ले जाने की। और आज की वीडियो के क्वेश्चंस में आपका कोई डाउट हो या आपको लगे किसी क्वेश्चन का आंसर गलत बताया गया है, कमेंट सेक्शन आपके हाथ में है, ज़रूर उस चीज़ के बारे में आप हमें वहां पर बता सकते हैं। धन्यवाद।